अब वो क्या कर रहा है कि H1 की टाइप क्या है, यहाँ पर ह्यूमन टाइप है। अब इस टाइप के अगेंस्ट जब मैंने इसको इनिशियलाइज किया न्यू से, न्यू एनिमल से न्यू फ्रेश ऑब्जेक्ट यहाँ पर भेजा जब मैंने इसको, तो इसने क्या किया, नेम भी लिया और एज भी ली। तो अब फ्रेश ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन के थ्रू जो ऑब्जेक्ट में हमने पढ़ा था, इधर एरर आना चाहिए था, बट हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोई एरर नहीं आ रहा। जबकि यहाँ पे इसको एरर एक क्लास स्ट्रक्चर टाइपिंग में और ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर टाइपिंग में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे A1 किया, A1 बेसिकली क्या था, एनिमल था। A1 की टाइप क्या थी, एनिमल थी। लेकिन जब मैंने इसको इनिशियलाइज करवाया ह्यूमन के साथ, जब ह्यूमन के साथ इसको इनिशियलाइज करवाया तो क्या था, इसमें एज नहीं है, ना होने की वजह से इसने हमें क्या शो करवा दिया, एरर शो करवा दिया। वो कह रहा है प्रॉपर्टी एज इज मिसिंग इन द टाइप ह्यूमन बट रिक्वायर्ड इन, क्योंकि ये हमने पढ़ा था ऑब्वियसली कि A1 जो है बेसिकली एनिमल है, तो एनिमल की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो कि ह्यूमन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो यहाँ पर तो बिल्कुल एरर बनता है। यही केस हमने ऑब्जेक्ट में भी पढ़ा था, बट यहाँ पर जो एक अलग से केस बन रहा है, जो कि इसको यहाँ पे एरर देना चाहिए था क्लास की केसेस में, जो हमने जैसे पहले पढ़ा था, बट ये एरर नहीं दे रहा। तो ये थोड़ी सी टाइप कंफ्यूजन है कि ऑब्जेक्ट के केसेस में तो ये एरर देता है कि फ्रेश ऑब्जेक्ट में अगर एक्स्ट्रा कोई प्रॉपर्टी आ रही हो तो वो अलाउ नहीं करता, बट क्लासेस की केसेस में अगर हम कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इसमें लगा देते हैं, जैसे कि 25 हमने इसमें डाल दी है, डेट के थ्रू, तो वो हम लोग देख लेंगे बेसिकली वो होते क्या, वो नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक्स में देखते हैं। ओके, अब हम लोग जाते हैं, इज दैट क्लियर जिनका क्वेश्चन था? ओ ओके, अब जाते हैं हम लोग इनहेरिटेंस की तरफ। कोई बता सकता है इनहेरिटेंस क्या है? एनीवन? मतलब हम इनहेरिटेंस मतलब एक पहले से क्लास बनी है, हम उसकी प्रॉपर्टी उसकी चीजें किसी दूसरी क्लास को दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई जनरल टर्म्स में बता सकता है कि इनहेरिटेंस क्या होती है? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। एग्जैक्टली, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होता है। अब हम ये कहते हैं, अगर पाकिस्तानीज की बात की जाए, ठीक है, एशियंस की बात की जाए, मोर स्पेसिफिकली अपनी कंट्री की बात करते हैं पाकिस्तान की, तो क्या होता है कि मोस्टली हम सबकी आईज क्या होती हैं, ब्राउन होती हैं, ठीक है, ब्राउन होती हैं, ब्लैक होती हैं। अब पेरेंट्स अगर जिनकी आईज ब्राउन है तो वो ही जो है वो चाइल्ड की भी होंगी, ठीक है। तो ये क्या हो रहा होता है, बेसिकली पेरेंट्स से जीन्स ट्रांसफर होते हैं चाइल्ड में। तो ये क्या है कि आपकी हाइट कितनी होगी, आपके आईज का कलर क्या होगा, आपके फेस का कम्प्लेक्शन क्या होगा, ये सारी जो चीजें हैं इनहेरिट होती हैं आपके आपके पेरेंट्स से। तो इसको बेसिकली कहते हैं जीन इनहेरिटेंस, राइट। और ये कैसे आता है, फैमिली जेनेटिक्स के थ्रू आता है, ठीक है। बट हमने ये सारी चीजें बात करनी है कंप्यूटर कोडिंग के लिहाज से कि अब उसमें क्या होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो उसमें भी एक पेरेंट क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास होती है, ठीक है। पेरेंट क्लास को आप बेस क्लास भी कह सकते हैं और चाइल्ड क्लास को आप ड्राइव क्लास भी कह सकते हैं। अच्छा, अब क्या डिफरेंस है रियल वर्ल्ड में जो हमने अभी बात की उसमें और प्रोग्रामिंग में, हम उसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा, उसको इस तरह से देखते हैं कि हम लोगों ने ये बात पहले पढ़ी थी, क्लासेस में डिस्कस की थी कि हम लोग क्लासेस क्रिएट क्यों करते हैं। तो कोई बता सकता है कि हम लोग ये क्लासेस क्रिएट क्यों करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था ऊप की तरफ आने का? मैम ताकि अपने कोड को ऑर्गेनाइज करके रख सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। रीयूजेबिलिटी के लिए। बिल्कुल ये भी है, ऐसी बात है। अच्छा, हमने जो क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था कि क्लासेस बनाने का और वो मैम रीयूजेबिलिटी की बात की है इन्होंने।
मैम एक क्वेश्चन है, ये भी किसी भाई ने रीयूजेबिलिटी की बात की है, रीयूज तो हम अपने फंक्शंस को भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमें स्पेसिफिकली क्लासेस की जरूरत क्यों पड़ी? ये वाली टॉपिक और ये वाली बात हमने क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस की थी, क्योंकि जब हम लोग अपनी क्लासेस के थ्रू मॉड्यूलराइज कर देते अपने कोड को, तो उसमें फंक्शंस में लाजमी नहीं कि आप अपने फंक्शंस को आप कभी भी स्केल नहीं कर सकते, राइट? स्केलेबिलिटी की मैंने एक बात की थी, एक टर्मिनोलॉजी यूज की थी, बट ऐसा सिनेरियो फंक्शंस में नहीं हो सकता। अब क्लासेस में बेसिकली बनाने का मकसद ये होता है कि आप जितना भी अपने आपके जितने भी यूजर आ जाएंगे एप्लीकेशन में, जितने भी लोग आ जाएंगे, तो वो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली स्केल हो जाएगी, उसके इंस्टेंसेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे, और जो आपने स्ट्रक्चर क्लास में डिफाइन की होगी उसके अगेंस्ट उसमें वैल्यू डल के उनकी एक प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है? जबकि फंक्शंस में जो है ना, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सबको अगर कर भी रहे हो ना, तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम और कंप्यूटेशनल पावर आपकी इतनी ज्यादा लगेगी। तो स्केलेबिलिटी और मॉड्यूलराइज कोड करने के लिए जो हम अप्रोच यूज करते हैं वो है क्लासेस की अप्रोच। और क्लासेस में हमने पढ़ा था कि हम लोग इसकी तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देता है। कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स देता है? इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देता है, इनकैप्सुलेशन का देता है, एब्स्ट्रक्शन का देता है। तो ये सारे कोड जो है हम लोग सिंपली फंक्शंस या उस तरह से जो है अभी तक जो है फंक्शंस की जितने भी हम लोगों ने मेथड किए हैं वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? स्केलेबिलिटी उस तरह से पॉसिबल नहीं है, आप अपने कोड को उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। सो द बेस्ट वे टू डू इज कि हम लोग क्लासेस क्रिएट करें, उनको जो है स्टूडेंट को स्टूडेंट्स की क्लास में रखें, जो यूनिवर्सिटी के दूसरे मॉड्यूल्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनको दूसरी चीज़ों में रखें, राइट? हमने इसी तरह से डिस्कस किया था यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल को लेके। तो बेसिकली मकसद यही होता है कि आप अपने कोड को ऑर्गेनाइज कर सकें। अगर आप फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं तो आपका कोड कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं होगा, आपको नहीं पता कि आपने फंक्शन स्टूडेंट का बनाया भी था या नहीं बनाया था, आप कैसे उसको लेके चल रहे हो। आप जब बड़ी एप्लीकेशंस में जाएंगे आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये हो कैसे रहा है काम, राइट? अच्छा, अब बेस क्लास या पेरेंट क्लास की बात करते हैं। तो पेरेंट क्लास की से हम लोगों ने अभी जैसे डिस्कशन की थी कि हम लोग कोड को जो है ना बहुत सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, ठीक है? सिंप्लीफाई करने का मकसद ये है कि जब हम लोग कोड को दोबारा से रीड करें तो उसकी रीडेबिलिटी भी इनहेंस हो जाए, ठीक है? और रीड करें तो हमें चीजें समझ भी आए कि बेसिकली हो क्या रहा है। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं, मैंने मैंने ये बात कर ली, ठीक है, कि मेरी एक फैमिली है, राइट? और उसमें लाइक हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैं, ठीक है? जितने भी या फिर मैं जितने भी लोगों को जानती हूँ उसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैं। अब मैं ये चाह रही हूँ कि उन सबके जितने भी करेक्टर्स हैं, फिजिकल करेक्टर्स, उन सबके मैं ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दूं। तो क्या मेरे लिए ये पॉसिबल है कि मैं लाइक सिंपली मैं क्लास अगर पर्सन की बनाती हूँ, ठीक है? पर्सन की क्लास बनाने के बाद मैं सबके जो है वो आइज कलर्स इसमें फिट कर सकूं। अगर मैं कहती हूँ आई कलर, ठीक है, स्ट्रिंग करती हूँ, तो क्या इज इट पॉसिबल कि मैं जो है वो उसको सबके आई कलर जो है वो एक जैसे ही हो, ठीक है? सबका जो वो नेम है वो एक जैसा ही हो। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में चांसेस यही होते हैं कि आपकी फैमिली में आपका जो आई कलर होता है वो सेम होता है, ठीक है? अच्छा, अब मैं पर्सन की क्लास में कुछ एट्रीब्यूट्स बना लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि बात क्या हो रही है, ठीक है? अभी मैं इसका कंस्ट्रक्टर नहीं बना रही तो ये हमें देगा एरर। मैम हाइट की डेटा टाइप नंबर्स नहीं आएगी? हाँ, यस। अच्छा, नेम हो गया, हाइट होगी, जेंडर हो गया, एज हो गया, हेयर कलर हो गया, ठीक है? और क्या क्या हो सकता है? ओके, और कर लेते हैं स्किन, स्किन कलर, ठीक है? अब मैं चाह रही हूँ कि हर जो इंस्टेंसेस क्रिएट होंगे, जितने भी इससे आगे के फर्दर जो चाइल्ड क्रिएट होंगे, जो चाइल्ड बनेंगे इस ऑब्जेक्ट से, मैं ये चाह रही हूँ कि वो सब जो है थोड़ा सा इस क्लास पर्सन को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ,
तो इसको सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका हो सकता है कि मैं जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो सब में एग्जिस्ट करती होंगी मैं उसको सेपरेट कर लूं। अब इसमें से कोई मुझे बता सकता है कि कॉमन प्रॉपर्टीज कौन सी है जो सब में एग्जिस्ट करती होंगी? नेम, height, eye color, सब gender. कुछ ही होगा मैम। जो सबकी सेम होंगी, जो सबकी सेम होने के चांसेस हैं कि सबकी सेम हो। मैम अगर आई मैं कलर, यहाँ पर हेयर कलर आई और कलर, skin color। Eyes हेयर color. कलर, स्किन कलर। आई कलर। हाँ आई कलर को अगर मैं कह देती हूँ ब्राउन, ठीक है। अच्छा और कौन कौन से होंगे? स्किन कलर, हेयर कलर, हेयर कलर, स्किन कलर, स्किन कलर अगर आपकी फैमिली है सेम है तो मैच कर जाए, बट चांसेस यही होते हैं कि मैच नहीं करता, तो हम लोग कह लेते हैं लेट्स सपोज के स्किन कलर जो है वो भी ब्राउन है, ठीक है, मोर और लेस। अच्छा अब मैंने जो है यहाँ से आई कलर और क्या क्या है हेयर कलर और स्किन कलर को क्या कर लिया, एक अलग क्लास में डाल ली जिसको कहते हैं कॉमन प्रॉपर्टीज। अब जो बाकी की चीजें हैं उसको हम लोग डाल लेते हैं क्लास अनकॉमन प्रॉपर्टीज में, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग रख देते हैं अभी के लिए स्ट्रिंग ही, ठीक है। नेम आ जाएगा, हाइट आ जाएगी और क्या क्या आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, ठीक है। और एज आ जाएगी, यस। अच्छा अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो अनकॉमन प्रॉपर्टीज आई हैं, ठीक है, अब ऑब्वियसली मुझे उनमें ये वाली चीजें भी तो चाहिए जो कि मैंने यहाँ ऊपर एक स्टैटिकली डिफाइन कर दी है, मैंने बता दिया कि सबके यही कलर्स होंगे। ऑब्वियसली अनकॉमन जो हम लोग बेसिकली अचीव क्या कर रहे हैं, हम लोग इसी क्लास को जो है वो सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं ना, तो अचीव तो हम लोग यही इसी क्लास को बनाना चाह रहे हैं बट इन अ सिंपल वे। अब मैंने जो अनकॉमन प्रॉपर्टीज बनाई हैं तो मुझे कोई बताया कि उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मिसिंग है। ये वाली मिसिंग है जो कि हमने बोल दिया कि कॉमन है, राइट, ऐसा ही है। यस अच्छा मैम। अनकॉमन प्रॉपर्टीज की क्लास में मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो कॉमन प्रॉपर्टीज के हमने बनाए हैं ये चीजें भी आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, एक्सटेंड, एक्सटेंड्स कॉमन प्रॉपर्टीज। ये बेसिकली क्या करेगा कि अनकॉमन प्रॉपर्टीज के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज भी लेके आ जाएगा। तो बन क्या गया, बन हमारे पास पर्सन की ही क्लास की, ठीक है। तो मैं इसको चेंज करके इसका नाम पर्सन 2 रख सकती हूँ, ठीक। तो ये समझ में आई कि हमने इसके साथ किया क्या। अब बेसिकली हमें फायदा क्या हो रहा है, अब फायदा हमें ये हो रहा है कि हम लोग जितने भी फर्दर क्लासेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज के अगर हम लोग चाह रहे हैं स्टूडेंट की क्लास क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसकी भी हम लोग उसके साथ भी इसको जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज उसमें भी ऐड करवा सकते हैं, टीचर की क्लास में भी ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई आपकी फैमिली का कोई और इस तरह की क्लास डिफाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, एल्डर्स की क्लास डिफाइन करना चाह रहे हैं उसके अंदर भी आप ये प्रॉपर्टीज बना सकते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी है जो कि एशियन क्लास के पर्सन्स में फिट हो जाएगी, ऐसा ही है, राइट। अच्छा यहाँ तक सबको क्लियर है कि जी बेसिकली मैम। इनहेरिटेंस हो क्या रही है। जी मैम। अब मुझे आप ये बताएं कि हम लोगों ने ऊपर जो बेस क्लास और ड्राइव क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास कौन सी है? पेरेंट क्लास पर्सन है और चाइल्ड क्लास कॉमन प्रॉपर्टीज। यहाँ पर जो कॉमन प्रॉपर्टीज हमने बनाई है ना ये बेसिकली पेरेंट क्लास है, ठीक है। पेरेंट क्लास का क्या मतलब है कि जितनी भी क्लासेस आगे फर्दर इससे ड्राइव होंगी वो होंगी चाइल्ड क्लासेस। अब मैं कहती हूँ स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट एक्सटेंड्स कॉमन प्रॉपर्टीज,
अब मैं इसमें कह देती हूँ स्टूडेंट का कोई लेट्स सपोज नेम है, ठीक है। अब मैंने इसको एक्सटेंड करवा दिया इन कॉमन प्रॉपर्टीज के साथ स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट के अंदर नेम के अलावा आई कलर भी आ गया, हेयर कलर भी आ गया और स्किन कलर भी आ गया, ये प्रॉपर्टीज भी आ गई। अब मैं स्टूडेंट के अलावा अगर मैं यहाँ पर टीचर की क्लास बनाई जब मैंने, तो टीचर के को भी जब मैंने एक्सटेंड करवाया, ठीक है, तो उसके अंदर भी आई कलर भी आ गया, हेयर कलर भी आ गया, स्किन कलर भी आ गया। तो ये जो चीजें होती हैं जिसको हम डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर पर्सन टू को अगर आप चेक करें तो ये भी हमारे पास क्या है, चाइल्ड है, स्टूडेंट भी हमारे पास चाइल्ड है, टीचर भी हमारे पास चाइल्ड है, बट पेरेंट इन सब का क्या है, एक है, जो कि कॉमन प्रॉपर्टीज है। अब मैं इसका नाम चेंज कर देती हूँ, इसको कह देते हैं पेरेंट। और पेरेंट से जितने भी डिराइव्ड हो रहे हैं यहाँ पर, पर्सन टू, स्टूडेंट, टीचर, ये सब क्या आ जाएंगे, चाइल्ड क्लासेस। चाइल्ड क्लासेस आ जाएंगे। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इनहेरिटेंस दोबारा से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट एक मिल गया ना कि बेसिकली क्या होता है, किस तरह से चीजें होती हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, बट फिर इसके बाद एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे जाते हैं। ये तो सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा बताया था। अच्छा, inheritance is an object oriented programming is like family genetics but for computer code, ये बात जो हमने पढ़ ली थी। अब बेस क्लास क्या है, पेरेंट क्लास। इमेजिन यू हैव अ बेसिक ब्लूप्रिंट ऑफ अ गैजेट लाइक अ सिंपल फोन दैट कैन ओनली मेक कॉल्स, ठीक है, जैसे हमारे पास बचपन में जो फोन्स होते थे, ठीक है, बटन्स वाले, तो उनमें क्या होता था कि सिर्फ कॉल्स वगैरह हो सकती थी, मैसेजेस हो सकते थे, ठीक है, बेसिक फीचर्स जो थे वो सब उसमें प्रोवाइडेड थे। वो एक ब्लूप्रिंट की तरह का था ना गैजेट का। दिस ब्लूप्रिंट इज लाइक अ क्लास इन ओप व्हिच डिफाइंस व्हाट द गैजेट कैन डू एंड व्हाट इट नोन्स अबाउट इटसेल्फ। मतलब गैजेट का बेसिकली जो फोन होता है उसका बेसिक पर्पस, जो मोस्ट बेसिक पर्पस क्या होता है कि आप कॉल कर सके, मैसेजेस कर सके, ठीक है, किसी से कांटेक्ट कर सके, ठीक। अब उसके ऊपर जो हम लोग उसके बेस पे जो ड्राइव क्लास बनाने लगे हैं ना, वो क्या होती है, अब वो बताने लगे। नाउ से यू वांट टू क्रिएट अ स्मार्टफोन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच यू टेक द सिंपल फोन ब्लूप्रिंट and add new features to it like browsing the internet, taking photos and playing games. This process of taking the simple phone's blueprint and extending it with the new capability is what we call inheritance in O. लाइक के पहले हमारे पास जो पेरेंट क्लास थी वो क्या थी, एक बेसिक फोन था जिसके अंदर जो बेसिक प्रॉपर्टीज है जो कि हर फोन में होनी चाहिए, कॉल का था और मैसेज का था, वो उसमें हमने रख दिया, ठीक है। अब हमने उस क्लास से एक थोड़ी सी एडवांस क्लास बना ली, ठीक है, जो कि मोस्ट स्पेसिफाई नहीं है। अब जो स्मार्टफोन्स है वो किसके हो सकते हैं, स्मार्टफोन्स है सैमसंग का हो सकता है, हुआवे का हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। अब आप कह रहे हैं कि इस स्मार्टफोन को हमें स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टीज जो कि हमने पेरेंट में डाल दी हैं, बेसिक फीचर्स लाइक कॉलिंग, मैसेजिंग, ठीक है, स्टोरिंग फोन कॉन्टेक्ट, वो ही सारे वो स्मार्टफोन एक्सटेंड करेगा, उसको इनहेरिट करेगा, बट अपनी भी कुछ एडिशनल चीज़ें उसमें डाल देगा, ठीक है। अपनी एडिशनल चीज़ें क्या होंगी, वो एडिशनल चीज़ें होंगी लाइक कि आप इंटरनेट सर्फ कर सकते हो, फोटोज ले सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, ठीक है, और वीडियो वीडियो कर सकते हो, वीडियो चैट कर सकते हो। तो ये सारी और भी डिफरेंट, हर कंपनी की अपनी डिफरेंट ब्रांडिंग के लिहाज से डिफरेंट फीचर्स वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कि आप बेसिक को जो है वो इनहेरिट करते हो, बेसिक के फीचर्स को इनहेरिट करते हो और उसके ऊपर एडिशनल उनकी भी प्रॉपर्टीज रखते हैं और अपनी कुछ एडिशनल फीचर्स भी डाल देते हैं, तो वो क्लासेस जो होती हैं वो बेसिकली चाइल्ड क्लास कहते हैं या उनको ड्राइव क्लास कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं इनहेरिटेंस, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इनहेरिटेंस का सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, ये जो एग्जांपल है इसको करते हैं हम रिमूव। हम जाते हैं अपनी एक्चुअल एग्जांपल पे। अच्छा, अब देखें कि ये वाली एग्जांपल क्या कह रही है। सबसे पहले तो हमारे पास एक
क्लास है व्हीकल की, ठीक है, एग्जांपल ये लोग ले रहे हैं एक व्हीकल की। अब मुझे ये बताएं आप सब इसको देखे बगैर, ठीक है, कि जो एग्जांपल है हमारे पास व्हीकल की, इसमें ऐसी क्या चीज हो सकती है जो कि सारी व्हीकल्स में मोस्ट कॉमन हो और हम उसको पेरेंट क्लास में डाल सके और वो सब चाइल्ड क्लासेस में इनहेरिट हो, ठीक है। इंजन राइट इंजन मॉडल नंबर कंपनी कंपनी तो सब चाइल्ड टाइप्स क्लासेस टाइप्स लाजमी नहीं है कि सेम हो, ठीक है। ऐसी कोई इंजन मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टी, जैसे ब्रेक्स इंजन उन्होंने बताया उसमें इंजन हो ब्रेक्स सकता है, एग्जैक्टली ब्रेक्स होंगी, सब में होंगी, डोर्स भी होंगे, और क्या क्या चीजें हो सकती है, स्पीड होगी कार उसकी, सीट्स सीट्स होंगी, सीट्स एग्जैक्टली स्टीयरिंग स्टीयरिंग होगा। तो ये जो फीचर्स है ये सब रेस पेडल यस यस ठीक है। बस अब गलत टॉपिक चुन लिया, सारे बोलना शुरू हो गए। अच्छा अब सुने मेरी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब ये जो व्हीकल की क्लास थी इसमें हम लोगों ने लेट्स सपोज कोई एक प्रॉपर्टी, ये जितनी आपने बताई थी दीज आर द मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टीज जो कि हर व्हीकल में पाई जाएगी, ठीक है, आइदर इट इज अ कार, इट इज अ बस, ट्रक, कुछ भी होगा उसमें ये चीजें पाई जाएगी। अब मैं ये कह रही हूँ कि मैंने व्हीकल की क्लास बना ली, अनकमेंट करते हैं, मैंने व्हीकल की क्लास बना ली और उसमें मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टी डाल दी, वो है स्पीड की, ठीक है। और वो क्या करती है, और एक मेथड मैंने इसको बता दिया कि वो ड्राइव करती है। किसी का माइक ऑन है, वो काइंडली अपना माइक म्यूट कर ले। अच्छा हमारे पास व्हीकल की क्लास है, ठीक है, जिसका व्हीकल की एक क्लास है जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, एक स्पीड की प्रॉपर्टी है। उसको हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज कर लिया और मेथड जो हम लोग कॉल करने लगे हैं ड्राइव का मेथड के, ऑब्वियसली जितने भी व्हीकल्स होंगे रिगार्डलेस के वो कौन सा व्हीकल है, कार है, ट्रक है, बाइक है, ठीक है, जो भी है वो सब ड्राइव करते हैं, राइट। काइंडली अपने माइक म्यूट कर ले सारे, या फिर मैं खुद म्यूट करूं आप सबको। अच्छा तो ये हमारे पास एक बेस क्लास क्रिएट होगी जिसका काम ये है कि ये सब जो बेस क्लास है हम इससे आगे जितनी भी ड्राइव क्लासेस बनाएंगे उस सब में ये वाले बेसिक फीचर्स पाए जाएंगे, राइट। अच्छा अब मैंने क्लास कार को एक्सटेंड करवा दिया व्हीकल से। मैंने आपको बताया था कि ये बस भी हो सकती है, कार भी हो सकती है, ट्रक भी हो सकता है, बाइक भी हो सकती है, तो हमने मोस्ट बेसिक ले ली, कार की एग्जांपल ले ली, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इस कार में मैंने एक एट्रीब्यूट डाल दिया, लाइक कलर डाल दिया, ठीक है। इस कार में कोई ना कोई कलर होगा, राइट। अब मुझे ये बताएं, इस कार में मैंने तो कलर तो ऐड किया, इस कलर के अलावा जो हम लोग इसको ड्राइव करवा रहे हैं व्हीकल की क्लास से, तो इसमें और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी? स्पीड मैम, इसमें एक स्पीड आ जाएगी और एक मेथड आ जाएगा ड्राइव का। एग्जैक्टली सब एग्री करते हैं इस बात पे? अगर किसी को कोई जो इन्होंने बात की है उससे वो डिसएग्री कर रहा है तो बता सकता है। मैम स्पीड तो उसकी पेरेंट क्लास से आ जाएगी ना, तो हमें हमने खुद से इनिशियलाइज करने की जरूरत तो नहीं है। वो एक सेकंड, वो वाले टॉपिक को भी आप छोड़ दें। अभी ये बताएं सिर्फ जो मेरा क्वेश्चन क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पर कलर की एक प्रॉपर्टी ले ली कार में, इसके अलावा क्या क्या चीजें जो है इस कार में आ जाएंगी? अभी सिर्फ मैंने इस कलर की एक प्रॉपर्टी ली हुई है। कंपनी और मॉडल। कंपनी और मॉडल कहाँ से आ जाएगा? नहीं मैम क्लास में ये कहना पेरेंट क्लास की सारी चाह रही हूँ। प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। एग्जैक्टली पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज, जितने भी मेथड्स होंगे या जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सब किस में आ जाएंगी? कार में आ जाएंगी। तो इस वक्त कलर के साथ साथ इसके अंदर स्पीड भी है, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि कलर के साथ इसमें अभी स्पीड भी है, एक ड्राइव का मेथड भी है। अच्छा अब मैंने जब इसको इनिशियलाइज करवाया कंस्ट्रक्टर से, स्पीड तो इनिशियलाइज हुई, ठीक है। स्पीड कैसे कलर तो इनिशियलाइज हुआ, ठीक है। स्पीड को भी देखते हैं। कलर जो नॉर्मली जैसे हम इनिशियलाइज करते हैं दिस डॉट स्पीड करके इनिशियलाइज यहाँ पे करवाया था, इसको भी दिस डॉट कलर करके इनिशियलाइज करवा लिया। अब ये क्या हो रहा है? स्पीड भी ऑब्वियसली हमने बोला था कि इसके अंदर आ जाएगी।
अब ये क्या हो रहा है, ये सुपर क्या कह रहा है, हमें कोई बता सकता है, गेस कर सकता मैम है? सुपर एक कीवर्ड है जो हमें पावर देता है कि हम पेरेंट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर पाए। बेसिकली क्या यहाँ पर हो रहा है कि ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, कार का कंस्ट्रक्टर है। अब इस कंस्ट्रक्टर में अगर आप चेक करें, जो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है वो भी ऑब्वियसली इस कार की क्लास के अंदर एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, इनहेरिट हो रहा है। एक्सटेंड मींस यहाँ पे जो एक्सटेंड का कीवर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि वो इनहेरिट हो रहा है, ठीक है। किसी ने भी मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा कि एक्सटेंड का मतलब क्या है, ठीक है। एक्सटेंड जब क्लास कार आती है, सबसे पहले जो है वो चाइल्ड क्लास आती है, फिर उसके बाद इनहेरिटेंस के लिए डिफाइन किया जाता है कीवर्ड, वो होता है एक्सटेंड, और फिर आपकी आ जाती है पेरेंट क्लास, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस होता है। अच्छा, जब इनहेरिटेंस के बाद जब हम लोग कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करते हैं, तो क्या होता है कि ऑब्वियसली जो पेरेंट के अंदर जो कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, उसके अंदर भी जो चीजें हैं वो भी तो हम लोगों ने अपने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशिएट करनी है, राइट। तो उस केस में बेसिकली क्या होगा, हम सुपर का कीवर्ड यूज करते हैं, वो हमें ये अलाउ करता है कि हम लोग पेरेंट के जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल कर सके, और उसके अंदर जो है अपना यहाँ पर जो स्पीड भी आ रही होगी उसको भेज देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर सुपर के थ्रू हम लोग किसको कॉल करें, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करें। अच्छा, ये समझ आ गई सबको कि यहाँ पर ये किस तरह से हुआ, ये कंस्ट्रक्टर वाली बात। ये आगे डिटेल में भी हम लोग देखेंगे कि बेसिकली कंस्ट्रक्टर किस तरह से वर्क करते हैं और किन किन केसेस में किस किस तरह से होगा। मैम यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अभी जो हमारा सेकंड कंस्ट्रक्टर है उसमें हम 2 पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, स्पीड और कलर। अभी जो सुपर ब्रैकेट में स्पीड लिखा हुआ है, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये स्पीड जो है पैरामीटर की वैल्यू एक्सेप्ट करके जो आपका मेन कंस्ट्रक्टर है उसकी स्पीड को पास कर रहे हैं? सुपर का कीवर्ड जो है ना, बेसिकली उसका मतलब, उसका मकसद ही ये होता है कि सुपर जो है ना आपके पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, ये मैम ये कीवर्ड भी तो हो सकता है ना, सुपर के अंदर भी जो हमारा मेन क्लास है पेरेंट क्लास, इट इज आल्सो पॉसिबल कि उसमें भी हमारे पास 2-3 पैरामीटर्स हों कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो अब तो मतलब फिर असाइनमेंट की मैं बात करूँ, असाइनमेंट को ये किस तरह अंडरस्टैंड करेगा, ये जो स्पीड है ये किसको उसने असाइन करना है? पोजिशनल असाइनमेंट होगी, ठीक है। अगर आप नेम के साथ दे रहे हैं तो उस तरह से असाइनमेंट हो सकती है, ठीक है, या पोजिशनल भी हो सकती है। अगर लेट सपोज यहाँ पर कुछ और भी था, कोई और भी वर्ड है स्पीड के साथ, उसका कलर तो नहीं है, उसकी ब्रेक्स कह देते हैं लेट सपोज, ठीक है। अच्छा, इसको कह देते हैं स्ट्रिंग, कि किस टाइप की ब्रेक्स हैं, दिस डॉट, ठीक। यहाँ पे भी हम उसको कह देते हैं। तो आप ये पूछना चाह रहे हैं बेसिकली कि ओके, मैंने शायद स्पेलिंग से इधर उधर कर दी। अच्छा, अब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि उसको कैसे पता चलेगा। अब ये देखिए, इसने एरर देना स्टार्ट कर दिया ना। अब ये क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड 2 आर्गुमेंट्स बट गॉट 1। वो कह रहा है कि मुझे कंस्ट्रक्टर व्हीकल इसके अंदर चेक करें, वो कह रहा है कि मुझे स्पीड भी चाहिए और ब्रेक्स भी चाहिए। तो पहले जो जाएगा वो स्पीड का जाएगा, और फिर उसके बाद जो जाएगा वो किसका जाएगा, ब्रेक्स का अच्छा जाएगा। जैसे जैसे हाँ, बेसिकली हम ये कह सकते हैं सुपर है दैट इज अ कॉलिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर एग्जैक्टली, ऑफ पेरेंट। ऑफ अ पेरेंट क्लास। मैंने यही बताया कि सुपर ही बेसिकली क्या करता है, हमारे पेरेंट की जो क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है उसको कॉल करता है। कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द व्हीकल क्लास, यहाँ पर भी यही बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इसको ब्रेक्स करूंगी, ठीक है, जो कि अभी मैंने यहाँ पर ऑब्वियसली डिफाइन नहीं किया, तो हम लोग अगर डिफाइन कर देते हैं तो ये बेसिकली क्या करेगा, उसको भी भेज देगा। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अब इसके अंदर हम लोगों ने एक एडिशनल होम का मेथड दिया हुआ है कि जो भी उसकी आवाज होगी, ठीक है। अब मैं ब्रेक्स को रिमूव कर देती हूँ फॉर अ टाइम बीइंग, बिकॉज आई डोंट नो कौन सी टाइप्स होती हैं ब्रेक्स की। ओके, जब हम लोगों ने कॉल किया, हम लोगों ने किसको कॉल किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है, इंस्टेंस क्रिएट कर लिया माय कार को। और इंस्टेंस जब हमने क्रिएट किया न्यू कार के, न्यू के कीवर्ड से न्यू कार, जब हम लोगों ने 60 और रेड, अब ये 60 क्या था, 60 गया स्पीड के अंदर, ठीक है, और कलर के अंदर इसने रेड को भेज दिया। तो ये जो 60 यहाँ पर जब हमने फर्स्ट दिया ना, तो ऑब्वियसली से पता था कि सबसे पहले स्पीड का आ रहा है, देन कलर का आ रहा है, और
देन अगर ब्रेक्स का डिफाइन करेंगे तो तीसरे नंबर पे देंगे, जैसे सिंपली हम लोग फंक्शन कॉल करते हुए देते हैं, तो ये वही मेथड, वही तरीका यहाँ पे यूज हो रहा है। अच्छा, अब 60 जो है हमारी यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी स्पीड, और रेड जो है वो इसका क्या डिफाइन हो जाएगा, कलर डिफाइन हो जाएगा। अगर अब माई कॉर्ड डॉट ड्राइव करती हूँ तो ये हमें क्या इनपुट दे रहा है, ड्राइव तो हमारे पेरेंट क्लास में, लेकिन मैं इसको किससे एक्सेस कर रही हूँ, माई कार के थ्रू एक्सेस कर रही हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी कार के अंदर, कार की क्लास के अंदर भी ड्राइव का ऑब्जेक्ट मौजूद है, तभी एक्सेस हो रहा है, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह माई कॉर डॉट होम को करी, वो तो ऑब्वियसली इसके अंदर पड़ा हुआ है, तो वो तो हमें ये बीप वाला रिजल्ट तो दे देगा, बट जो मेन चीज देखने वाली क्या है, वो ड्राइव की क्लास, ड्राइव का मेथड है कि माई कार जो कि इनिशियलाइज हुआ हुआ है कार की क्लास से, उसके थ्रू जो है हम लोग ड्राइव के मेथड को एक्सेस कर रहे हैं। और ये किस तरह से पॉसिबल हुआ क्लास, हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं ड्राइव को एक्सेस, इनहेरिट हो रहा है उसके अंदर। एग्जैक्टली इनहेरिटेंस हो रही है। तो ये वाली बात सबको क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स या एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसी ने पढ़ी है तो उसको कोई डिफाइन करना चाहे कि वो क्या है? यस मैम, मल्टीपल क्लासेस बनाने के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज सॉरी, कोई और बताना चाहेगा? व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास? एब्स्ट्रैक्ट क्लास को उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते बेसिकली। बिल्कुल, लेकिन मकसद क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का? मकसद क्या है? इनहेरिटेंस का, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इनहेरिटेंस का क्या पर्पस है, कि आप अपने कोड को सिंप्लीफाई कर दें, जो मेन जो चीजें हैं जो कि सब में पाई जाती हैं उसको पेरेंट क्लास में रखते, और चाइल्ड को जो है, चाइल्ड का बनाने लगे जब आप, तो आप उसको क्या करें, इनहेरिट कर दे उसके साथ, बेसिकली पेरेंट क्लास के साथ। तो पेरेंट की जितनी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी वो चाइल्ड में भी आ जाएंगी। अब यही काम, कुछ इसी तरह का मिलता जुलता काम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में करने लगे हैं। तो कोई बताए मुझे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमें क्या ऐसा फीचर प्रोवाइड करती है जो कि हम, जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं? क्लासेस के अंदर जो कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू बता देते एनीवन? टेम्पलेट बनाने के लिए, ताकि हम टेम्पलेट मेथड वगैरह बना सकें। मैम कुछ ऐसे प्रॉपर्टी, ऐसे मेथड जो मतलब कंपलसरी होते हैं, हर एक क्लास में होने चाहिए, तो ऐसे मेथड्स हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बना देते हैं, बिकॉज उनको इम्प्लीमेंट करना लाजमी होता है हर क्लास के अंदर। अच्छा, देखिए, नहीं, मुझे अभी तक वो आंसर नहीं मिल रहा जो मैं सुनना चाहती हूँ। मैम अच्छा, हिडन रखने के लिए शायद हिडन नहीं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम बनाते हैं कि इसको ना इसमें हम सिर्फ डिफाइन कर देंगे, लेकिन जो होगी हमारी जो इससे चाइल्ड क्लास, जो हम इसे इनहेरिटेड क्लास होगी, वो सिर्फ यूज कर सकेगी, ऑब्जेक्ट्स खुद वो जनरेट करेगी। हम इसके में ऑब्जेक्ट्स हम नहीं जनरेट करेंगे, ऑब्जेक्ट्स जो भी बनाएंगे वो आगे नहीं काम हो सकेगा, लेकिन इनहेरिटेड क्लास खुद ऑब्जेक्ट्स बना के यूज करेगी। अच्छा, देखिए, आपने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है, बट मैं जो बात पूछना चाह रही हूँ कि मकसद क्या है ये काम करने का, तो मैं वो बताती हूँ कि बेसिकली कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमें ऐसा क्या, पर्पस क्या ऐसा होता है कि हमें क्या पता भाई, अब मुझे क्या पता कि मैंने इनहेरिटेंस यूज करनी है। अब इनहेरिटेंस का तो आपको समझ आ गया होगा कि किन केसेस में आपने इनहेरिटेंस यूज करनी है। मुझे क्या पता चलेगा कि किन केसेस में मुझे एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करनी है, ठीक है? उसका पर्पस क्या है, वो क्या ऐसा फीचर प्रोवाइड कर रही है जिसकी बेस पे हमें ये माइंड में आ सकते हैं कि हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रोवाइड करनी, यूज करनी है। उसके लिए सबसे सर मदर, अगर आप भी कुछ बीच में ऐड करना चाह रहे हैं तो क्योंकि मैं बोलती जा रही हूँ कब से। श्योर राइट। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो हैं, ये सिंपल, ये किसी ने वैसे में भी लिखा हो टेम्पलेट्स बनाने के लिए, कुछ समझ सकते हैं आप उस तरह से, लेकिन ये टेम्पलेट्स नहीं है। टेम्पलेट्स एक डिफरेंट कंसेप्ट हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जस्ट आप वर्ड से ज़ाहिर है एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, इसको आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता,
लेकिन हाँ, इसमें आप वो एक बता देते हो कि ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो इनहेरिटेड जितनी भी क्लासेस होंगी, उनमें ये चीज़ें लाज़मी ही होंगी, प्रॉपर्टीज़, फंक्शन जितनी भी चीज़ें। और इसके कंस्ट्रक्टर ज़ाहिर बात इसमें कंस्ट्रक्टर नहीं होगा। जिस तरह पिछले टॉपिक के इनहेरिटेंस में आपने सुपर क्लास का देखा और एक इसके रिलेटिव कहा रहा था कि जिस तरह आपने फंक्शन ड्राइव कॉल तो कर लिया है, ठीक है? तो इसी तरह से वो दूसरा जो कंस्ट्रक्टर है, वो क्यों इनहेरिट नहीं हुआ? आपकी आवाज़ में थोड़ी-सी इसमें आपका डिस्टॉर्शन है। कंस्ट्रक्टर नहीं आता उस क्लास में। सर मज़र आपकी आवाज़ में थोड़ी-सी डिस्टॉर्शन है। जी, आपकी आवाज़ थोड़ी Am I audible? क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही, डिस्टॉर्शन है आपकी आवाज़ में। Okay, let me reconnect. ओके। अच्छा चलें तब तक हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली क्लास होती क्या है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की अगर मैं जनरल एग्जांपल आपको बताऊं तो वो कुछ इस तरह से है कि मैं बहुत अगर जितने भी ह्यूमंस हैं उन सब की अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना चाह रही हूँ तो वो मैं क्या बनाऊंगी, उसका क्या नाम होगा? उसका नाम होगा, या तो मैं जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसकी मैं एक क्लास बनाना चाह रही हूँ। ठीक है, ठीक है। अब ठीक हो गया, मोस्ट बेसिक वन आ जाती है नेम और बेसिकली एज आ गई। अब इसमें आ जाते हैं लिविंग्स के अंदर, लिविंग्स की बात की जाए तो इसमें आ जाते हैं एनिमल्स और एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, ह्यूमंस भी एनिमल्स में हो जाते हैं। ठीक है, सी लाइफ कह लें। ठीक है, प्लांट, यस, एनिमल्स, प्लांट्स, सी लाइफ, इन सबको डिफरेंट कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर एनिमल्स की बात की जाए, ठीक है, एनिमल्स की अगर बात की जाए तो उसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं। ठीक है, और जनरल एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, लॉयन हो गया और डिफरेंट, वो भी आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब ह्यूमंस की बात की जाए, ट्रीज की तो बात, अभी ट्रीज को क्लासिफाई नहीं कर रहे। अच्छा, अब ह्यूमंस की बात की जाए तो ह्यूमंस को फर्दर अगर क्लासिफाई किया जाए तो किस तरह से किया जाएगा? मैन और वुमेन की बेस पे किया जाएगा। ठीक है, यस, men and women. अच्छा, अब ये जो जितनी क्लासिफिकेशन हो रही है, इन सब की एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म कौन सी थी? यहाँ पर लिविंग्स थी। ठीक है, अब इन सब की एब्स्ट्रैक्ट जब मैंने क्रिएट करती गई, ठीक है, हम लोगों ने ह्यूमंस की बात की थी, फिर ह्यूमंस में जो है वो मेन की थी और वुमेन्स की थी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं क्लास एक एनिमल बनाती हूँ, राइट, उस एनिमल के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं? ठीक है, लॉयन आ सकते हैं, कैट आ सकता है, डॉग्स आ सकते हैं। ठीक है, जितने जितने भी आपके दिमाग में आ रहा है वो सब आप उसमें ऐड कर सकते हैं। लिविंग्स के अंदर क्या आ सकता है? सी लाइफ भी आ सकती है, प्लांट्स भी आ सकते हैं, एनिमल्स भी आ सकते हैं, दुनिया की हर चीज आ जाएगी। ठीक है, रिस्पेक्ट के नॉन लिविंग भी आप इसमें डाल दें। तो ये जो क्लासेस यहाँ पर मैंने अभी तक जितनी भी क्रिएट की है ना, ये सारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, अच्छा, मैं पढ़ा रही थी, मुझे पता नहीं चला कि ड्रॉप हो गया। मुझे ये बताएं कि आप सबने कहाँ तक एंड तक सुना है? सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, मुझे बता दें कि आपने लास्ट कहाँ तक सुना है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही चल रही थी, उसका बताने लगी थी उसका पर्पस क्या होता है। ओह माय गॉड, मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया था बाय द वे। अच्छा, अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का पर्पस क्या है? जो यहाँ पर मैंने डिफाइन किया था, एक सेकेंड, क्या आप सबने वो देखी थी जो मैंने एग्जांपल दी थी?
एनिमल्स और ह्यूमंस की? यस मैम। ओके अच्छा, एनिमल्स और ह्यूमंस की जो मैंने एग्जांपल दी थी बेसिकली उसका मकसद ये था बताने का कि जब आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करते हैं वो क्लास होती है कि उसमें बाकी जितनी सब क्लासेस आप बनाने लगे हैं, ठीक है, उसी पर्टिकुलर डोमेन की, वो सब फिट हो जाए, राइट? तो मैंने क्या लिया था, कैट लिया था, लॉयन ली थी और टाइगर लिया था, और मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन तीनों के लिए बना ली थी, क्लास एनिमल की, ठीक है। अब क्लास एनिमल में जो है वो कैट भी फिट हो सकती है, ठीक है, लॉयन भी फिट हो सकता है, ठीक है, डॉग भी फिट हो सकता है, ह्यूमंस भी फिट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मोस्ट जेनेरिक क्लास है जिसमें हम मोस्टली ऑल एनिमल्स ह्यूमन सब फिट कर सकते हैं, राइट? सी लाइफ को छोड़ के सब इसमें आ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेसिकली क्या क्या कह रहे हैं और ये होती किस तरह से है। ओके, व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास? थिंक ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन प्रोग्रामिंग लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर अ हाउस, ठीक है। ये एक, जैसे आप घर बनाने लगे हैं तो घर का जैसे ब्लूप्रिंट होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी कुछ इसी तरह की होती है, राइट? अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं? This blueprint outlines some basic structures like having walls and a roof that all houses built from this blueprint, ठीक है। मतलब कि ये जो ब्लूप्रिंट है ये आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है, लाइक जैसे अगर आप घर बनाने जा रहे होते हैं तो क्या होता है, उसमें वॉल्स होती हैं, ठीक है, रूफ होता है, ठीक है, जिससे आपका घर का जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा और ये एक ब्लूप्रिंट कहलाया जाएगा, ठीक है। अब ये जो वॉल्स हैं और ये जो रूफ है, ठीक है, ये ब्लूप्रिंट में, अच्छा यहाँ पे डिफाइन कर ले फिर मैं आपको बताती हूँ। अब हम इन दोनों में, वॉल्स में और रूफ में की जो बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि बेसिकली इनका डिजाइन किस तरह का होगा, इनका पेंट किस तरह से होगा और इनका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। सिर्फ मोस्ट जेनेरिक बात हमने ये की कि घर बनाने लगे, ठीक, उसकी वॉल होगी और उसका रूफ होगा, ठीक है, ये दो चीजें उसमें मस्ट होंगी, तो मोस्ट बेसिक थिंग, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, हाउएवर इट डज नॉट स्पेसिफाई व्हाट कलर द वॉल शुड बी पेंटेड और व्हाट टाइप ऑफ टाइल्स शुड गो ऑन द रूफ, ठीक है, कि हम उसमें उसकी जेनेरिक चीजों में नहीं जा रहे, हम लोग बहुत बेसिक चीजें डिफाइन कर रहे हैं कि घर के लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, एक वॉल्स होंगी और रूफ होंगे। अब हम ये नहीं बता रहे कि रूफ का बेसिकली रूफ की टाइल्स किस तरह की होंगी और वॉल्स का पेंट किस तरह का होगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी जेनेरिक आ रही हैं। जितने भी घर बनेंगे फॉर श्योर उनके अंदर वॉल्स भी होंगी और रूफ भी होंगे। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। अब ये जो मोस्ट जेनेरिक चीजें आ जाती हैं कि अब उसकी वॉल्स का पेंट किस तरह का होने वाला है, डिजाइन किस तरह का उसका होने वाला है, ठीक है, रूफ की में टाइल्स किस तरह की होने वाली है। ये जो चीजें हैं ये इंडिविजुअल जितने भी घर होते हैं उनके डिजाइनर्स पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का रखना चाह रहे हैं। लेकिन हमारा क्या काम है, हम एक एब्स्ट्रैक्ट या बेसिक फंक्शनैलिटी या बेसिक फीचर प्रोवाइड करते हैं जो कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ घरों में जितने भी बनेंगे उनमें होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी कुछ इस तरह का काम है कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो बना देते हैं कि उसके बाद उससे जितनी भी उसकी सब क्लासेस जाएंगी, ठीक है, उसकी जितनी भी सब क्लासेस उसकी होंगी वो फीचर्स उन सब क्लासेस में पाया जाएगा, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का बेसिकली मकसद ये है कि उसके अंदर मोस्ट जेनेरिक चीजें जो हैं वो जैसे सर ने भी डिफाइन किया था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज लाइक अ टेम्पलेट। आप टेम्पलेट क्या करते हो, बॉयलर प्लेट कोई भी अगर जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, एक स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, ठीक है, आपको बता दिया जाता है और आप उसके ऊपर जो है अपनी जितना भी क्रिएटिविटी करना चाहते हो आप करते हो, ठीक है। मतलब कि आपको एक फाउंडेशन बता दी जाएगी, ठीक है, उसके ऊपर आप जो भी बिल्ड करना चाह रहे हो अपनी मर्जी का, डिफरेंट टाइप्स का, अपनी पसंद का, ठीक है, वो आप कर सकते हो। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही होती है। अच्छा, अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन टाइपस्क्रिप्ट क्या है? इन टाइपस्क्रिप्ट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अ क्लास दैट कैन नॉट बी यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली। अब जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना उसके अंदर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं हो सकते। लाइक अभी मैं यहाँ पे लिखूं कॉन्स्ट शेप इज इक्वल टू न्यू शेप, अब ये मुझे एरर दे रहा है। क्या एरर कह रहा है? कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, के
हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी उसका कोई इंस्टेंस या उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, ये सब बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई शेप की और मैंने उसको बता दिया विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड कि ये क्लास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, अब इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इतना तो मुझे समझ आ गया कि इंस्टेंस क्रिएट नहीं हो सकता। अगर इंस्टेंस नहीं क्रिएट हो सकता तो फिर फायदा क्या है बनाने का, राइट? चलें देखते हैं। Instead, it's used as a base class from which other classes can inherit. ठीक है, अब इसका मकसद बेसिकली ये है कि ये एज अ बेस क्लास एज अ फाउंडेशन यूज होगी जिसके थ्रू जो है आप की जो सब क्लासेस हैं उसको इनहेरिट कर सकेंगी। अब क्या मतलब इस बात का कि मैंने यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट बनाई है जिसका जिसका नेम है शेप। अब शेप जो है वो हर तरह की शेप्स हो सकती हैं। ठीक है, सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, हेक्सागोन हो सकता है, मल्टीपल शेप्स हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन मैंने मोस्ट बेसिक वन बना दी जिसका नाम है शेप और उसमें मैंने क्या रख दिया, एक मेथड रख दिया जिसका नाम है एरिया। ठीक है, अब ये देखें, ये जो मैंने मेथड रखा है इस मेथड को मैंने क्या किया, इसको मेथड को सिर्फ मैंने यहाँ पर सिर्फ डिफाइन कर दिया। इसके अंदर कोई मैंने उसकी कुछ इसका प्रॉपरली कॉल नहीं किया। ठीक है, उसको कोई डिफाइन मतलब इन जैसे होता है ना प्रॉपर आप इसको इनिशियलाइज कर रहे हो तो उसमें कोई फंक्शन दे रहे होते हो, जैसे कि यहाँ पे हुआ इस तरह का मैंने कुछ भी नहीं किया। तो मैंने क्या कर दिया, एक एब्स्ट्रैक्ट ही मेथड भी बना दिया और मैंने क्या कीवर्ड रख दिया उसके साथ, एक एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड रख दिया। अब ये क्या कह रहा है, डिफाइन एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉल्ड एरिया, इट डज नॉट हैव एन इम्प्लीमेंटेशन हियर। इसका यही मतलब है कि मैंने कोई एरिया की इम्प्लीमेंटेशन नहीं की हुई, सिर्फ मैंने जेनेरिकली उसको यहाँ पर सेट कर दिया कि इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट का मेथड मौजूद है। अब इसके अंदर मैंने एक कंप्लीट मेथड रख दिया। ठीक है, जिसका नाम है डिस्प्ले। वो क्या कर रहा है, प्रिंट करवा रहा है एरिया को। ठीक है, अ कंक्रीट मेथड्स मतलब कि फुली जिसकी इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है, दैट fully defined and can be used by a सब क्लासेस। ठीक है, अब इसको यूज कर सकते हैं सब क्लासेस, इसको यूज नहीं कर सकते, वो पर्टिकुलर अपना जो है वो इस पे इम्प्लीमेंटेशन करके उसकी इस एरिया को जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब क्या कह रहा है, इट कैन इंक्लूड डिटेल्स। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि ये किस तरह से ये जो बात इन्होंने की है, ये क्या बात की है कि it cannot be used to create objects directly, instead it is used as a base class from which other class can inherit। तो शेप को जो है वो स्क्वायर इनहेरिट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, कोई और हम लोग शेप बना लेते हैं, सर्कल है, रेक्टेंगल है, वो सब इसको इनहेरिट कर सकती हैं जितनी भी शेप्स हैं। इट कैन इंक्लूड डिटेल्स दैट आर कॉमन टू ऑल क्लासेस, ऑब्वियसली सबका एरिया भी होगा। ठीक है, और उसका कुछ ना कुछ डिस्प्ले भी होगा जो कि हम मेथड होगा जो कि हम उस एरिया को डिस्प्ले करने के लिए यूज करेंगे, while also specifying abstract methods that the subclasses must define on their own। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक रख दिया जो कि हर क्लास खुद अपना डिफाइन करेगी। लाइक यहाँ पर जो एरिया है हर क्लास का, हर जो भी सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उस सबका अपना एरिया होगा। तो ये जो डेफिनेशन है समझ आ गई सबको कि बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है और इसकी जो डेफिनेशन है सबको क्लियर है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यस मैम। पर्पस। अच्छा, अब जो हम लोगों ने अगर कोई आपको आके पूछे या यूज केस बताए तो आपको अब ये समझ आ जाएगी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास किन केसेस में, किन सिनेरियोज में यूज किया जा सकता है। सबको ये बात समझ आ जाएगी यूज केस बताने के बाद कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे क्रिएट की जा सकती है। यस और नो? रिपीट कर दें एक दफा। अच्छा, मैं बता देती हूँ। देखें, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाने का सबसे पहले मकसद क्या है, ठीक है, पर्पस क्या है, हमें ये समझना है। ठीक है, वरना हमें कैसे पता चलेगा, कोई सिनेरियो आ जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा इसमें इनहेरिटेंस करनी है, एब्स्ट्रैक्शन करनी है या क्या करना है इसमें। तो वो समझने के लिए वो
जितना भी प्रोसेस है वो तब समझ आएगा जब हमें इनके कॉन्सेप्ट समझ आएंगे और इनका पर्पस समझ में आएगा। इनहेरिटेंस का जैसे हमें पर्पस समझ में आ गया, वो ये था कि हम लोग इनहेरिटेंस तब यूज करते हैं जब मोस्ट कॉमन चीजें जेनेरिक हम लोग पेरेंट में रख देंगे और सब क्लासेस में वही चीजें आ रही होंगी तो हम लोग उसको इनहेरिट कर देंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जब हमने बात की तो हमने क्या किया था, हमने कहा था एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास होती है, ठीक है, जो कि एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है। अब क्या मतलब, अब इस बात का जो एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है, लाइक आपने बुक पढ़ी है, ठीक है, ठीक है, बुक का कभी आपने पढ़ी हो या खरीदी हो तो उसके जो फर्स्ट 2 पेजेस होते हैं वो क्या होती है, उसकी एब्स्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। वो एब्स्ट्रैक्शन क्या बताती है कि इस बुक में आप जो पढ़ने वाले हो उस सब की जो शॉर्ट समरी टाइप है वो कुछ करके आपको वहां पर उस एब्स्ट्रैक्शन में डिफाइन कर दी जाएगी कि ये चीजें जो है, ये चैप्टर्स और ये चीजें, ये बातें इसमें की जा रही हैं। तो वो एब्स्ट्रैक्शन जो होती है वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है पूरी होल बुक का, राइट। तो एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पर, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी यहाँ पर कुछ इसी तरह से परफॉर्म करती हैं, ठीक है। जो आप काम करने लगे हो, जैसे मैंने यहाँ पर एनिमल की क्लास ली थी, वो भी क्या थी, एब्स्ट्रैक्शन थी, ठीक है। उस एनिमल की क्लास में दुनिया जहाँ का हर एनिमल फिट हो जाता था, ठीक है। तो मैं उस एनिमल की क्लास में आईज रख देती, हेयर्स रख देती, ठीक है, ईट और स्लीप के मेथड्स रख देती, ड्रिंक के मेथड रख देती, ठीक है। तो वो एज का मेथड रख देती, हाइट का मेथड रख देती, तो वो हर एक दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं उन सब पे फिट हो जाना था। तो मुझे उससे फायदा क्या होता, मुझे ये फायदा होता कि जब मैं अपनी जो ह्यूमन की क्लास बनाने लगती तो मैं एनिमल से एब्स्ट्रैक्शन करती और एनिमल के अंदर जितने मेथड्स मैंने यहाँ पर डिफाइन किए हुए होते, जितनी प्रॉपर्टीज डिफाइन की हुई होती, उठा के जो है मैं अपनी ह्यूमन की क्लास में ले आती और जस्ट उन्हें इनिशियलाइज कर देती। तो एब्स्ट्रैक्शन हमें ये एक बॉयलर प्लेट दे देता है, ठीक है, जिसको यूज करके हम लोग आगे जो अपनी फर्दर सब क्लासेस बनाने लगे हैं वो इनहेरिट कर लेती हैं, वो सब क्लासेस इनहेरिट कर लेती हैं उस बेस एब्स्ट्रैक्शन क्लास को और उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करके आप जो है वो यू आर गुड टू गो। इतना शुरू से आपको एक एक चीज लिखने की जरूरत नहीं रहती। अब मैंने ह्यूमन के बाद अगर लेट्स सपोज मैंने लॉइन की क्लास बनानी है तो मुझे दोबारा से लेग्स, हेयर्स, ईयर्स और जितने भी मेथड्स हैं वो मुझे दोबारा से डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मैंने एब्स्ट्रैक्शन की क्लास बना दी और मैं सिर्फ उसको क्या करूंगी, इम्प्लीमेंट कर लूंगी लॉइन की क्लास में। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर, एक मतलब आपको आसान वे प्रोवाइड कर देता है कि आपकी जितनी सब क्लासेस आने वाली हैं, 100 है, 200 है, 10 सब क्लासेस है, आइदर 3 और 4 है, उन सब की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आप इजीली जो है वो एब्स्ट्रैक्शन क्लास से लेके इनहेरिट करके कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो एग्जांपल है वो मैम देख लीजिए। एक्सक्यूज मी, एक क्वेश्चन है मेरा कि फॉर एग्जांपल हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं एंड इवन देन हमें पेरेंट क्लास तो बनानी ही होगी इसके बाद, और वी कैन स्किप दैट पेरेंट क्लास को अगर हमने सब क्लास बनानी है इससे तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। आप इसका स्ट्रक्चर देख लें फिर आपको समझ आ जाएगी कि आपके आंसर की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो हाँ, ये हम टॉपिक कंप्लीट कर ले एब्स्ट्रैक्शन का, उसके बाद आपकी जो क्वेश्चंस है ना मोस्ट प्रोबेबली क्लियर हो जाएंगे, ना हुए तो फिर हम दोबारा ले लेते हैं। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप। अब ये जो क्लास है शेप की, मुझे पता चल गया इस एब्स्ट्रैक्ट के कीवर्ड से कि ये क्लास किसकी है, एब्स्ट्रैक्ट की क्लास है। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं इसका कोई इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकती और इसके अंदर के जो मेथड्स होंगे वो एक ना एक ऐसे जरूर होना चाहिए जो कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सब क्लास में प्रोवाइड करे। अच्छा, अब क्या मतलब इस बात का, यहाँ पर जो है एरिया का हमने एक मेथड ले लिया, ठीक है, और उस एरिया के मेथड में होने क्या वाला है, किस तरह से एरिया कैलकुलेट होगा, हमने ऐसा कुछ भी नहीं डिफाइन किया, सिर्फ ये बता दिया एक मेथड, एरिया का एक मेथड है, ठीक है, जो कि हमें क्या रिटर्न करेगा, नंबर टाइप रिटर्न करेगा और वो एक ऑब्वियसली एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब क्या मतलब, देखते हैं आगे। अब हमने डिस्प्ले का एक मेथड किया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी प्रोवाइड कर दी। क्या प्रोवाइड कर दी कि ये हमें एक प्रिंट का मैसेज जो है वो डिस्प्ले कर देगा कि एरिया क्या है, ठीक है। अब हमने एक क्लास जो है वो स्क्वायर की डिफाइन की और इसे एक्सटेंड कर दिया शेप के साथ। अब क्या मतलब इस बात का, एक्सटेंड हमने कहा था कि इनहेरिटेंस में यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट की जो शेप की जो क्लास है ना वो इनहेरिट हो रही है किसमें,
सब क्लास स्क्वायर में इनहेरिट हो रही है, राइट? तो यहाँ पे सब क्लास या चाइल्ड क्लास कौन सी होगी? स्क्वायर होगी। और शेप की जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज या मेथड्स होंगे, वो कहाँ पे आ जाएंगे? वो इस शेप से उठ के स्क्वायर में आ जाएंगे, ठीक है? अच्छा, अब स्क्वायर की हम लोगों ने अपनी एक बता दी थी कि इसकी एक अपनी प्रॉपर्टी है जो कि है साइड लेंथ, और वो क्या है? नंबर है। कंस्ट्रक्टर से हमने उसको इनिशियलाइज किया साइड लेंथ को, ठीक है? सुपर को कॉल किया और कंस्ट्रक्टर से दिस डॉट मेथड करके हमने उसमें वैल्यू सेट कर दी। अब यहाँ पर चेक करें कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कोई नहीं था, तो हम लोगों ने सुपर को जस्ट कॉल किया और ये हमारी शेप का जो है वो उठा के ले आएगा, क्योंकि पर्टिकुलर डिफाइन नहीं किया हुआ। ये आगे केसेस आप देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि हमने ऐसे क्यों लिखा और वो पुराने वाले में दूसरी तरह से क्यों था, ठीक है? वो केसेस हैं, इसके टाइम हुआ तो हम आज उसे कवर कर लेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमने यहाँ पर क्लास देखा था ना कि एरिया है लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अब जितनी भी सब क्लासेस शेप की बनेगी ना, स्क्वायर बनेगा या फिर रेक्टेंगल बनेगा या सर्कल, जो भी बनेगा, वो सब इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये मेथड भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है? उसकी इम्प्लीमेंटेशन अब ये प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है? एरिया के मेथड है, ठीक है? रिटर्न कर रहा है नंबर, और जो साइड लेंथ यहाँ पे आ रही है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया रिटर्न हो जाएगा। तो ये समझ आ गई सबको कि ये यहाँ पे एरिया की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रही है? ऊपर हम लोगों ने कुछ भी किसी तरह से भी डिफाइन नहीं किया था यहाँ पे शेप में कि एरिया किस तरह से कैलकुलेट हो रहा है और क्या तरीका है। सिर्फ हमने उसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया था कि जितनी भी सब क्लासेस आएंगी वो इसको जो है इम्प्लीमेंट करेंगी और अपने तरीके से कैलकुलेट कर देंगी, बिकॉज सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने का मेथड डिफरेंट है, स्क्वायर का डिफरेंट है, रेक्टेंगल का डिफरेंट है। इज दैट क्लियर? अच्छा, यहाँ पे वही बात हो रही है शेप की कि हम लोग शेप को जो है वो इनिशियलाइज नहीं कर सकते जैसे ऊपर करके किया था, तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है? हमें समझ आ गई है यहाँ तक कि हम लोग कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को इनिशियलाइज उसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो हम किसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे? स्क्वायर का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। कॉस्ट माई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, हमने इसमें क्या वैल्यू भेज दी? 5 की भेज दी। 5 × 5 क्या कर देगा? एरिया रिटर्न कर देगा, जो कि द एरिया इज 25। यहाँ से आ रहा है, डिस्प्ले से आ रहा है, ठीक है? डिस्प्ले कॉल होगा द एरिया इज, और दिस डॉट एरिया करके उसका एरिया कॉल हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था। तो आउटपुट में हमें ये 25 रिटर्न कर देगा। हाँ जी, अब पूछे जिसका जो क्वेश्चन है इस एब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल जब हमने बेस क्लास चाइल्ड क्लास में जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है और वो डिफाइन भी जैसे बातें कर रहे हैं, तो मतलब फिर उसमें जो है ना सिर्फ डिक्लेयर करने का क्या फायदा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में? वही मैंने आपको भी बताया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या कर रहा है, हमें एक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहा है, एक बेस प्रोवाइड कर रहा है, एक टेम्पलेट प्रोवाइड कर रहा है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, जो कि स्क्वायर भी यूज करेगा, सर्कल भी यूज करेगा, ठीक है? रेक्टेंगल भी यूज करेगा, हेक्सागोन भी यूज करेगा। जितनी भी सब क्लासेस आ रही हैं वो इस चीज को फॉलो करेंगी, ठीक है? ओके, सो इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, अगर ना इम्प्लीमेंट करें चाइल्ड क्लास? यस, इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, आपने इसको करना है। लेट्स सपोज कि अगर आप इम्प्लीमेंटेशन इसकी नहीं करते तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एरर देगा, ठीक है? इम्प्लीमेंटेशन एब्स्ट्रैक्ट की लास्ट। किसी और का क्वेश्चन है कोई यहाँ पे, या फिर हम आगे जाएं? मैडम ये सुपर जो उसमें वाले केस में हमने दूसरी तरीके से डिफाइन किया था, इसमें डिफरेंट थोड़ा सा इसको क्लियर कर देंगे? कंस्ट्रक्टर, ये आप देख रहे हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, हम उसी की तरफ जाते हैं अभी कि कंस्ट्रक्टर्स ये किस तरह से किन किन केसेस में किस तरह से बिहेव करते हैं। इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है? चले हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर किस तरह से बिहेव करते हैं।
अच्छा, हमने कंस्ट्रक्टर जो है क्लासेस जब क्लासेस पढ़ना स्टार्ट की थी तो देखा था कि कंस्ट्रक्टर क्यों ज़रूरी है और हम लोग क्या कंस्ट्रक्टर का बेसिकली काम क्या है। तो कोई बता सकता है कि कंस्ट्रक्टर बेसिकली होते क्या है और क्लासेस में क्यों प्रेजेंट होते हैं और क्या इनका मकसद क्या है? इनिशियलाइज करने के लिए यूज होते हैं कंस्ट्रक्टर। और अगर हम कंस्ट्रक्टर यूज ना करें तो फिर क्या होगा? इसको मैं अगर कमेंट कर दूं तो फिर क्या होगा? मैम बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है। एरर दे देगा जो कि इनिशियलाइज नहीं हो सकेगा। एरर भी दे देगा बट एक और भी इसका पर्पस है हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने के लिए। यस, ऑब्जेक्ट का आप इनिशियलाइज जब भी करते हो वो किस तरह से होता है, जब आप न्यू ए कर रहे हो ना यहाँ पर और इसकी वैल्यूज भेज रहे हैं तो वो किस में जा रही है? कंस्ट्रक्टर में जा रही है। और ये जो वैल्यूज है ना, इनिशियलाइज नेम की वैल्यू है, जो भी वैल्यूज आपने यहाँ पर प्रॉपर्टीज जो भी आपने यहाँ पे लिखी हुई होंगी ना, नेम एज वगैरह वगैरह जो भी होगा वो सब किसके थ्रू होगा? वो कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करके देगा। ठीक है, अच्छा अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ये बात क्या कर रहे हैं। इफ पेरेंट क्लास प्रोवाइड कंस्ट्रक्टर विद और विदाउट आर्ग्यूमेंट्स देन यू मस्ट हैव टू क्रिएट कंस्ट्रक्टर इन अ चाइल्ड क्लास एंड मस्ट कॉल्ड सुपर। वो ये बात कह रहे हैं कि अगर पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट है, चाहे उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स हैं या नहीं है, आपकी पेरेंट क्लास में अगर कंस्ट्रक्टर है तो आपकी चाइल्ड क्लास में भी कंस्ट्रक्टर होगा और वो उस कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर का वर्ड होगा। ठीक है, ये अभी तक हम देख चुके हैं कि सुपर का वर्ड होता है। ठीक है, अच्छा केस 1 चेक कर लेते हैं कि केस 1 क्या है। इफ पेरेंट क्लास प्रोवाइड कंस्ट्रक्टर and child class does not provide, then child class will use parents constructor and child's object creation will require use of the parents constructor parameter. अब हमने यहाँ पर क्लास ए बना ली, उसका नेम रख दिया, उसका कंस्ट्रक्टर रख दिया और उसको हमने नेम को इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, बी जो है वो इनहेरिट कर रहा है ए को। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, ना ही कोई प्रॉपर्टी है। ठीक है, और ना ही उस प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये पेरेंट है और ये क्या है, सब क्लास चाइल्ड क्लास है। तो इन्होंने क्या कहा, इफ पेरेंट क्लास प्रोवाइड कंस्ट्रक्टर एंड चाइल्ड क्लास डज नॉट प्रोवाइड देन चाइल्ड क्लास विल यूज द पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर एंड चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएशन विल रिक्वायर्ड यूज ऑफ पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर। कि अगर आपके चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर नहीं है तो वो किसका यूज करेगा? पेरेंट का यूज करेगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों ने यूज कर लिया क्लास ए, न्यू ए की क्लास बना ली और इसके कंस्ट्रक्टर में क्या जा रहा था, नेम जा रहा था और एज जा रही थी। आई गेस यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली एज रिमूव हुआ हुआ है। ठीक है, अच्छा उसके अंदर क्या जा रही थी, एज जा रही थी और नेम जा रहा था। यहाँ भी कर देते हैं। अब बी के अंदर क्या है, अब हमने एक बी की क्लास बना ली, न्यू बी। बी के अंदर हम लोगों ने नेम भेज दिया और एज भेज दी। दिस इज वर्किंग टू एज चाइल्ड क्लास यूज पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर। अब बी जो है वो क्या यूज कर रहा है, पेरेंट। बी के खुद के अंदर तो कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बना हुआ बट वो इनहेरिट तो कर रहा है ना अपने पेरेंट्स से, तो उसके अंदर नेम भी होगा और एज भी होगी। तो हमने जब नेम और एज भेजा तो वो किसका यूज करना शुरू कर देगा, पेरेंट का यूज करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर भी कोई एरर हमें नहीं आएगा। अब हमने देखा था बी की क्लास में कुछ भी नहीं है, हमने सिंपली इसको इनिशियलाइज कर दिया तो ऑब्वियसली वो एरर देगा क्योंकि पेरेंट का तो वो कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा है ना, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल बी जो है वो एम्प्टी है। बी के अंदर इस वक्त क्लास क्या क्या चीजें प्रेजेंट है बेस क्लास के, सॉरी चाइल्ड क्लास के अंदर? नेम और एज। यस, नेम है, एज है और ये सब इनिशियलाइज भी हो रहे हैं। तो जब हमने इसको नॉर्मली इनिशियलाइज करने की कोशिश की तो ये हमें क्या एरर रिटर्न कर रहा है, एक्सपेक्टेड 2 आर्गुमेंट्स बट गॉट 0, क्योंकि बी के अंदर नेम भी है और एज भी है। वो कहते हैं मुझे दोनों चीजें चाहिए, आप कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे। दिस इज नॉट वर्किंग एज अ चाइल्ड क्लास, मस्ट यूज पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर। अच्छा अब हमने एक और बी का इंस्टेंस बना लिया। ठीक है, बी क्लास का इंस्टेंस बना लिया, उसके अंदर सिर्फ भेज रहे हैं, सी को भेज रहे हैं, सिर्फ नेम को भेज रहे हैं, एज को नहीं भेज रहे। वो इसलिए वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज एज भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है कि ये किस तरह से काम कर रहा है कि अगर सब क्लास में या
चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर ये की वैल्यूज मतलब बिल्कुल ही एम्प्टी हो तो वो किस तरह से बिहेव करता है, कंस्ट्रक्टर ना हो तो किस तरह से बिहेव करता है. इज दैट क्लियर? यस मैम. यस. अब एक और केस देख लेते हैं, उसमें क्या बात कर रहा है. उसमें ये बात कह रहा है जो कि हमें अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन देख के ये लग रहा है कि ये जो क्लास सी है, डी जो है एक्सटेंड कर रहा है सी को, मतलब कि अब पेरेंट में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है. पहले केस में था चाइल्ड में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं था, पेरेंट में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है. चलो देखते हैं क्या कह रहा है. If parent class does not provide constructor and child class provide constructor, then child class must call super within the child's class constructor. कि अगर पेरेंट क्लास का कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है लेकिन चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है, तो जो चाइल्ड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर सुपर का कीवर्ड लाजमी होना चाहिए. ठीक है, यही एग्जांपल हमने पहले देखी थी, उसमें कि नहीं देखी थी? क्या देखी थी कि पेरेंट जो शेप है, बेस क्लास है, जो पेरेंट क्लास है शेप, उसके अंदर क्या है, कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, लेकिन चाइल्ड क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है, तो हम लोगों ने सुपर का कीवर्ड लाजमी कॉल करना है. राइट, इट्स अ रूल. अच्छा, अब जहाँ पे सी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं था, डी में नेम भी है, कंस्ट्रक्टर भी है. ठीक है, हमने सुपर को भी कॉल कर लिया, इस नेम को भी इनिशियलाइज कर लिया. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब सी को किया इट इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, बिकॉज ऑब्वियसली सी का तो कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं है, इसलिए इसमें कोई इशू नहीं देगा. ठीक है, डी के केस में क्या है, क्लास डी जो है वो चाइल्ड क्लास है और इसका कंस्ट्रक्टर भी है, तो ये ऑब्वियसली हमें एरर देगा. क्या एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 0, कि वो कह रहा है कि मुझे नेम भी चाहिए और एज भी चाहिए बट आप कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो. ठीक है, अच्छा डी जब हम लोगों ने इसमें दोनों आर्ग्यूमेंट्स दिए तो वो फाइन हो गया. अच्छा, अब केस 3 क्या है, केस 3 ये है, इफ अ पेरेंट क्लास एंड अ चाइल्ड क्लास बोथ प्रोवाइड कंस्ट्रक्टर्स, then a child class must call super with the same parameter as they are in parent class to super. ये वाली एग्जांपल वो वाली एग्जांपल है आई गेस जो हम अभी देख चुके हैं इनहेरिटेंस में. इनहेरिटेंस में क्या था, जो पेरेंट क्लास थी व्हीकल वाली उसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर था और जो चाइल्ड क्लास थी कॉल उसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर था, दोनों के अंदर कंस्ट्रक्टर था. राइट, तो जब सेकंड जो चाइल्ड क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो सुपर का ऑब्वियसली कीवर्ड तो लगाएंगे. अब इसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर तो वो डिफाइन था. राइट, पेरेंट का भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन था, तो उसके अंदर की जो भी वैल्यूज होगी वो हमने इसमें पास कर दी थी. तो ये भी यहाँ पे भी इसी तरह का सिनेरियो है. इफ अ पेरेंट, वो भी यही कह रहा है, इफ अ पेरेंट क्लास एंड अ चाइल्ड क्लास बोथ प्रोवाइड कंस्ट्रक्टर, देन child class must call super with the same parameters as they are in a parent's constructor call to super. जो वो आप बात पूछ रहे थे ना कि वो किस तरह से डिफाइन, उसे किस तरह से पता चल जाता है, तो वो सुपर जो है ना, ये सुपर का काम होता है कि वो सुपर अलाउ ही करता है कि वो सेम पैरामीटर्स के साथ डिफाइन होगा जो भी उसकी पेरेंट में डिफाइन है. अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लास ई ले लिया हमने, उसमें नेम है और कंस्ट्रक्टर है नेम का और एज का, उसको इनिशियलाइज कर लिया. डिस्प्ले नेम का हमने एक मेथड क्रिएट कर लिया. अब क्लास एफ जो है वो इनहेरिट कर रही है क्लास ई को, उसके अंदर भी नेम है. ठीक है, कंस्ट्रक्टर भेज रहा है, दी नेम को भेज रहा है. ठीक है, अब सुपर जो है वो दो चीजें ले रहा है, पेरेंट जो है ना, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर वो दो चीजें ले रहा है, नेम भी ले रहा है और एज भी ले रहा है. तो सुपर क्या भेज रहा है, नेम भी भेज रहा है और एज भी भेज रहा है. मस्ट कॉल सुपर विद 2 आर्ग्यूमेंट्स. अगर एक भी आर्ग्यूमेंट इसमें से मिसिंग होगा तो वो एरर जनरेट करता है कि पेरेंट जो है वो उसको 2 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, आप एक भेज रहे. ठीक है, तो हमने अपना ये वाला भी इनिशियलाइज कर लिया और पेरेंट का भी इनिशियलाइज कंस्ट्रक्टर कर लिया. अच्छा अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बात की हुई है सुपर हेलो 5 मल्टीपल सुपर कॉल वर्किंग नो एरर हियर सीम्स टू बी सम स्पेशल केस. ठीक है, कि दो दफा भी सुपर कॉल जो है वो इनिशियलाइज हो सकता है. अच्छा, अब हम लोगों ने एक ई की पेरेंट की क्लास का जो है वो इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, उसमें हमने दो चीजें भेज दी, नेम भी भेज दिया और एज भी भेज दिया. नेम भी ले रहा है, एज भी ले रहा है, तो वो क्या बिल्कुल ठीक काम करेगा. अब हम लोगों ने चाइल्ड की क्लास का बनाया, चाइल्ड की क्लास क्या ले रही है, सिर्फ नेम ले रही है. ठीक है, तो वो चाइल्ड की क्लास में भी बिल्कुल जब हम लोगों ने एफ डॉट डिस्प्ले नेम करेंगे तो एफ डॉट डिस्प्ले कर देगा. दिस डॉट डिस्प्ले नेम क्या करेंगे तो वो ये वाला कॉल करेगा
दिस डॉट नेम से उसको डिस्प्ले कर देगा एफ। सबको क्लियर है यहाँ तक कि कंस्ट्रक्टर के जो 3 केसेस है वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं? ज्यादा मुश्किल नहीं था, इजी सिनेरियो था। यस मैम। ओके अच्छा, इसके बाद हम लोग चले जाते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स पे। किसी को आइडिया है कि एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं? कोई बताना चाहेगा? कोई भी? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड का किसी को पता है? ओके चलें देख लेते हैं हम लोग। सिंपल यही बता दें कि मॉडिफायर्स क्या होते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स में ही होता है ना, जो आप डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन डिक्लेयर कर रहे होते हैं, आप उनकी एक्सेस बता रहे होते हैं कि ये किस किस जगह पे एक्सेस हो सकते हैं। अगर पब्लिक रखते हैं, पब्लिक मीन वो विद इन द फंक्शन, विद इन द क्लास भी एक्सेस हो सकते हैं और क्लास से बाहर या किसी और इनहेरिटेड क्लास में भी यूज किए जा सकते हैं। बेसिकली आप डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन की एक्सेस को डिफाइन कर रहे होते हैं। राइट, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं इस पे, बोले फिर आगे स्टार्ट करते हैं। जी जी श्योर। इसके अलावा और कोई बताना चाहे मजीद इसके ऊपर? सिंपल ये मॉडिफायर्स को हम जैसे एक्सप्लेन करेंगे, मॉडिफायर्स क्या चीज़ है, मतलब इस वर्ड का क्या मतलब हुआ और फिर यहाँ पे इसको क्यों नाम दिया गया एक्सेस मॉडिफायर्स। बेसिकली हम लोग जो पेरेंट क्लास होगी या जो बेस क्लास होगी उसमें कोई चीज हम डिफाइन करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को या जो डिफाइन करेंगे उसे हम आगे अगर यूज करना चाहते हैं तो कहीं उसे हम प्राइवेट कर देंगे तो हम नहीं यूज कर सकते। वो मतलब हम उसकी एक्सेसिबिलिटी को हम चेंज कर रहे होते हैं, पब्लिक से प्राइवेट कर देते हैं, प्राइवेट से हम उसे तो इस तरह हम मतलब उसकी एक्सेसिबिलिटी को हम चेंज करते हैं, इसलिए हम उसे मॉडिफाई कर रहे होते हैं, इसलिए हम उसे एक्सेस मॉडिफायर्स कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा देखते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर्स होते क्या है। ठीक है, अब एक्सेस मॉडिफायर्स के अंदर 3 चीजें आती हैं। ठीक है, एक पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है और एक प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, अभी तक आपने जो यूज किया है वो सिर्फ है पब्लिक, आपको पता नहीं था लेकिन आपने अभी तक जो यूज किया है वो है पब्लिक। अब ये पब्लिक क्या काम करता है और ये हम लोग यूज किन किन के साथ कर रहे होते हैं? पब्लिक पहले देख लें इनका बिहेवियर क्या। members marked as a public can be accessed from anywhere in the program। जिस भी मेथड्स या प्रॉपर्टीज के साथ पब्लिक लिखा हुआ होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर नेम के साथ अगर मैं पब्लिक लिख देती हूँ तो इसका मतलब ये है ये नेम क्लास के अंदर कहीं भी आप इस नेम को जो है वो इनिशियलाइज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, किसी जैसे अब मैंने यहाँ पर इसको यूज किया हुआ है, किसी मेथड के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं, आउटसाइड द मेथड आप इसको यूज कर सकते हैं। a11 डॉट अगर मैं नेम करूं तो ये आपको a1 अच्छा ठीक है, वो यहाँ पर दे दिया ना, इस वजह से नहीं दे रहा था। डॉट नेम करके आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा पब्लिक अभी मैंने आपको बताया कि आप जो पब्लिक है, आप कहेंगे हमने तो अभी तक यूज नहीं किया, तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूं तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो पब्लिक ही होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर जितने भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्रिएट किए, ठीक है, इनहेरिटेंस पे चले जाते हैं। इनहेरिटेंस पे हमने स्पीड ली, ये क्या थी, पब्लिक थी। ठीक है, इस स्पीड को आप कहाँ पे यूज कर रहे थे, कार के अंदर भी यूज कर रहे थे, राइट। अगर यहाँ पर माई कार डॉट स्पीड करूं मैं, ठीक है, अब क्लास समझने वाली बात क्या क्या है कि किन किन जगहों पे आप इसको यूज कर रहे थे। ये जो आप इसको यूज कर रहे थे विद इन द क्लास यूज कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे विद इन द क्लास यूज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो आप यूज कर रहे हैं आउटसाइड द क्लास आप इसको यूज कर रहे हैं, और किसके थ्रू यूज कर रहे हैं आप इसको, यहाँ पर अगर किसी मेथड के अंदर मैं कॉल कर देती हूँ, ठीक है, स्पीड चेक console.log और हम यहाँ पे इसको कह देते हैं
दिस इज कार स्पीड, ठीक है, और हम इसको एक्सेस कर लेते हैं स्पीड के साथ, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली दिस डॉट स्पीड, ठीक है। तो ये स्पीड इधर भी यूज हो रही है जो कि इनहेरिटेंस की सब क्लास है, चाइल्ड क्लास के भी, विद इन द चाइल्ड क्लास, विद इन चाइल्ड क्लास, विद इन द क्लास भी यूज हो रही है स्पीड, विद इन द चाइल्ड क्लास भी यूज हो रही है ये स्पीड, और आउटसाइड ऑफ द क्लास जो कि ये है, ये स्पीड यूज हो रही है। तो पब्लिक हमें हर जगह अलाउ करता है, पब्लिक का वर्ड जो है वो हमें हर जगह अलाउ करता है कि ये जो स्पीड है वो हर जगह आप यूज कर सकते हो, चाहे उस क्लास के व्हीकल के क्लास के अपने अंदर हो या फिर उसकी चाइल्ड क्लास के अपने चाइल्ड क्लास के अंदर हो या फिर इन दोनों क्लासेस से बाहर हो, तो आप इस स्पीड को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। बट अगर मैं कोई ऐसा सिस्टम बना रही हूँ, ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर पासवर्ड डिफाइन कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एक पासवर्ड का वर्ड वेरिएबल डिफाइन कर देती हूँ, ठीक है, कोई नंबर होंगी या स्ट्रिंग टाइप होगी, तो डू यू थिंक कि मुझे इसको पब्लिक रखना चाहिए क्लास? नो। तो यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी रिस्क आ जाएंगे। ऑब्वियसली कोई भी आके आपका यहाँ पासवर्ड मैनिपुलेट कर देगा, यहाँ से आके आपके पासवर्ड को चेंज कर देगा, और वो तो मजे से लॉगिन करके जो मर्जी करता रहे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि कुछ फील्ड्स हमारी जो है वो हम लोग उसको जो है वो प्रोटेक्ट कर दें, ठीक है, किसी चीज के अंदर डाल दें, उनको थोड़ा सेव कर दें, और बाकी कुछ चीजें पब्लिक भी हों। स्पीड जैसे पब्लिक है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, और कुछ चीजें जो है ऐसी होती हैं जिनको आप रखना चाह रहे होते हो, सेफ्टी में रखना चाह रहे होते हो। तो जो चीजें आप सेफ्टी में रखना चाह रहे होते हो, जिनको आप चाह रहे हो कि हर कोई आके एक्सेस ना कर ले इजीली, तो उसके लिए आप दो चीजें यूज करते हो, एक होता है प्राइवेट और एक होता है प्रोटेक्टेड। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? प्राइवेट का पढ़ते हैं कि वो क्या करता है, मेंबर्स मार्क्ड एज अ प्राइवेट कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद इन द क्लास एंड they are defined in they are not accessible from outside the class or by any class that inherit from the class। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि अगर मैं इस क्लास को प्राइवेट कर देती हूँ, लाइक लेट्स सपोज कि यहाँ पे नेम जो है वो मैं चाह रही हूँ कि कोई एक्सेस ना करे, तो अगर मैं इसे प्राइवेट कर देती हूँ तो ये जो नेम है सिर्फ इस क्लास के अंदर एक्सेसिबल है, ठीक है। इस क्लास के बाहर ये मुझे एरर देना शुरू हो गया। क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी नेम इज अ प्राइवेट एंड ओनली एक्सेसिबल विद इन द क्लास एनिमल 1। वो कह रहा है कि मैं ये वाला जो नेम है सिर्फ एनिमल 1 के अंदर एक्सेसिबल है और कहीं पे भी एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने नेम यूज किया, मुझे कोई एरर नहीं दे रहा। वो कह रहा है कि क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, बट अगर जैसे ही मैंने क्लास से बाहर इसको कॉल करने की कोशिश की तो इसने मुझे एरर जनरेट कर दिया कि मैं ये तरीका अलाउ नहीं है, ठीक है। तो इसने हमारे जो उसको प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी को प्रोटेक्ट कर दिया। इसीलिए इसको कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स, कि आप सिर्फ या तो अगर प्राइवेट है तो किन किन डोमेन, किन किन एरियाज में विद इन द क्लास या विद इन आउटसाइड यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्राइवेट यूज कर रहे हैं, पब्लिक यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब प्रोटेक्टेड क्या चीज है? प्राइवेट तो हमने देख लिया कि हमें अलाउ सिर्फ क्लास के अंदर करता है, जिस क्लास के में डिफाइन किया हुआ है उस क्लास से बाहर जो है वो हमें अलाउ नहीं करता, ठीक है। अब प्रोटेक्टेड क्या करता है? प्रोटेक्टेड members marked as protected can be accessed within the class, ठीक है। जो प्रोटेक्टेड होंगे वो विद इन द क्लास यूज हो सकते हैं, ठीक हो गया। they are defined in and by the instance of the class that inherit from this class, या तो वो सब क्लासेस में जिनसे वो इनहेरिट हो रहे हैं, जो इनहेरिटेड क्लास है उनमें यूज हो सकता है प्रोटेक्टेड, या वो अपनी क्लासेस में यूज हो सकता है आउटसाइड द क्लास। जैसे ये है, इस तरह से वो प्रोटेक्टेड मेंबर्स कभी भी एक्सेस नहीं हो सकते। दे आर नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ टू स्कोप्स। तो इसकी दो स्कोप्स हैं प्रोटेक्टेड की, कि या तो अपनी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा या तो सब क्लास चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा। प्राइवेट में क्या होता है, सिर्फ अपनी ही क्लास में एक्सेसिबल होता है और पब्लिक हर जगह एक्सेसिबल होता है। इज दैट क्लियर? सबको समझ आ गई है? यस। ओके,
अब एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं प्राइवेट में और प्रोटेक्टेड में किस तरह से डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, हमने वही ले ली एग्जाम्पल, व्हीकल की ले ली, ठीक है, उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन कर ली। अच्छा, अब प्राइवेट नंबर ले लिया और प्रोटेक्टेड नंबर ले लिया, ठीक है, इससे ताकि आपको क्लियर हो कि कौन सा प्राइवेट है कौन सा प्रोटेक्टेड है। इन दोनों को इनिशियलाइज कर लिया। अच्छा, हमारे पास एक मेथड है शो प्रोटेक्टेड नंबर का, वो हमें क्या करता है, प्रोटेक्टेड नंबर शो करवा देता है, ठीक है, बस कंसोल लॉक करके। अब यहाँ पर जो देखने वाली बात है कि प्राइवेट नंबर भी यहाँ पर एक्सेसिबल हो रहा है, प्रोटेक्टेड नंबर भी इस क्लास व्हीकल की क्लास के अंदर जहाँ पे डिफाइन हुए हैं एक्सेसिबल है ये दोनों। अब क्लास एक्सटेंड व्हीकल, अब ये कौन सी क्लास आ रही है, चाइल्ड क्लास आ रही है। अब चाइल्ड क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर हमने एक बनाया, उसके अंदर प्राइवेट नंबर है, प्रोटेक्टेड नंबर है, ठीक है, सुपर जो है वो प्राइवेट नंबर को भी भेज रहा है और प्रोटेक्टेड नंबर को भी भेज रहा है। सुपर से हम लोग इस तरह करके क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट के अंदर भी कंस्ट्रक्टर है बाकायदा बना हुआ। अच्छा, अब शो नंबर करते हैं। शो नंबर्स के अंदर जब मैं इसको अनकमेंट करती हूँ तो ये प्राइवेट नंबर से जब मैंने प्राइवेट नंबर कॉल किया दिस डॉट प्राइवेट नंबर, तो इसने हमें एरर जनरेट कर दिया, ठीक है। और ये एरर क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी प्राइवेट नंबर इज प्राइवेट एंड ओनली बी एक्सेसिबल विद इन द क्लास व्हीकल। वो कह रहा है ये जो प्रॉपर्टी प्राइवेट नंबर है ये सिर्फ व्हीकल के अंदर एक्सेस हो सकती है, कार के अंदर नहीं हो सकती। जबकि प्रोटेक्टेड नंबर जो है हमें कोई एरर नहीं दे रहा, इसका मतलब कि ये चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल है। तो ये डिफरेंस दोनों का क्लियर हो गया सबको? यस। ओके, अब मैंने जब माय व्हीकल किया तो मैंने यहाँ से प्राइवेट नंबर भी भेज दिया और प्रोटेक्टेड नंबर भी भेज दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से माय व्हीकल डॉट प्राइवेट नंबर आउटसाइड द क्लासेस जब जाके एक्सेस करने की कोशिश करती हूँ कि माय व्हीकल का इंस्टेंस हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है, उससे मुझे प्राइवेट नंबर मिल जाए, क्योंकि हमने ये देखा था ना कि व्हीकल के अंदर से तो प्राइवेट जो है वो हो रहा है, लेकिन जब मैं इसको आउटसाइड द क्लास जाके एक्सेस करने की कोशिश करूंगी वो तो मुझे एरर देगा। इसी तरह जब मैं प्रोटेक्टेड को भी आउटसाइड द क्लास जाके एक्सेस करने की कोशिश करूंगी वो भी मुझे एरर देगा कि ये तो अलाउ नहीं है। तो ये सिर्फ आउटसाइड द क्लास तब एक्सेसिबल होंगे जब आपका जो आपकी जो फील्ड्स हैं वो क्या होंगी, पब्लिक होंगी। अब मैंने माय कार का बना लिया, माय कार में प्राइवेट नंबर दे दिया, प्रोटेक्टेड नंबर भेज दिया। अब माय कार डॉट शो नंबर जब मैंने किया तो यहाँ से वो लेके आ रहा है, यहाँ से वो दिस डॉट प्रोटेक्टेड नंबर जो वैल्यू थी वो लाके हमें दिखा रहा है, ठीक है। और माय व्हीकल डॉट शो नंबर प्रोटेक्टेड नंबर शो नंबर यहाँ पे किया तो इसने लाके दिखा दिया, और शो प्रोटेक्टेड नंबर किया तो इसने हमें लाके दिखा दिया। मतलब कि हम लोगों ने बकायदा मेथड्स बनाए कि किस तरह से प्रोटेक्टेड अगर शो कराना है तो वो शो हो जाएगा, और किस तरह से अगर आपने जो है वो प्राइवेट शो करवाना है तो वो हो जाएगा, और प्रोटेक्टेड शो करवाना है तो वो शो हो जाएगा। तो जो आपके प्राइवेट होते हैं, जो प्रोटेक्टेड होते हैं, उनको शो कराने के लिए आपको पूरा एक मेथड बनाना पड़ता है जिसको कॉल करके आप शो करवा सकते हो। डायरेक्टली इस तरीके से कभी भी शो नहीं करवा सकते प्राइवेट्स और प्रोटेक्टेड को। तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस मैम। अच्छा, यहाँ से तो समझ आ गई कि अगर हमारा कोई पासवर्ड जो है वो आके चेंज नहीं कर सकता, यहाँ से आके सिर्फ वो देख लेगा। लेकिन लेट्स सपोज कि यूजर अगर अपना पासवर्ड भूल जाता है, ठीक है, तो वो चाह रहा है कि मैं अपना पासवर्ड चेंज कर दूं, तो ऑब्वियसली वो फिर अपडेट कैसे करेगा उसको? तो उसके लिए हम कभी भी ये नहीं करेंगे यहाँ से जाके आउटसाइड द अपडेशन कर दे। उसके लिए हम लोग यहाँ पर अपडेट पासवर्ड या इसी तरह मेथड बनाएंगे, ठीक है। और उसके अंदर जो भी हमारी लॉजिक होगी कोड की, जिस तरह भी अपडेट करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज पासवर्ड है जो है, जो भी न्यू पासवर्ड आ रहा है उससे रिप्लेस कर देंगे। तो वो इस तरह से करके यहाँ पे होगा, और जब उसको कॉल करवाना चाहें तो यहाँ पे नीचे कॉल करेंगे और वो नया चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक मेथड होता है आप जब प्राइवेट और प्रोटेक्टर्स को यूज कर रहे होते हो कि हर काम अगर आप
प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को सेट भी करना चाह रहे हो तो वो भी एक मेथड्स के थ्रू होगा, गेट भी करना चाह रहे हो उनकी वैल्यू को सेट करना चाह रहे हो तब भी किसी मेथड के थ्रू होगा, गेट करना चाह रहे हो तब भी किसी मेथड के थ्रू होगा। इस तरह डायरेक्ट कभी भी आप गेट नहीं कर सकते इनकी वैल्यूज को। तो ये बात सबको क्लियर होगी। वो जो सर आपको अभी तक बताते थे ना कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को सेटर और गेटर्स होते हैं, वो सेटर क्या है यहाँ पर, शो नंबर एक सेट कर रहा है उसकी वैल्यूज को, वो क्या कर रहा है उसकी वैल्यू को, सॉरी यहाँ पर क्या कर रहा है, गेट कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू को कोई पर्टिकुलर अपनी मर्जी की इस वैल्यू से सेट करना चाह रही हूँ तो मैं उसके लिए अलग से मेथड बनाऊंगी और उस मेथड को यहाँ पे कॉल कर दूंगी, बजाय इसके कि मैं इस पूरे डॉट प्राइवेट नंबर या प्रोटेक्टेड नंबर को करके यहाँ पे कॉल करूँ तो वो मुझे एरर रिटर्न करेगा। तो ये समझ आ गई कि हम इनको गेट और सेट किस तरह से करते हैं और ये प्राइवेट और प्रोटेक्टेड और पब्लिक होते क्या है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। आज के हमारे टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। जी अभी किसी का कोई मासूमाना क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। अच्छा मेरा क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टर का पहले भी जिक्र हो चुका है कि कंस्ट्रक्टर बनाना लाजमी होता है। अगर हम सेट मेथड के थ्रू वैल्यूज को इनिशियलाइज करवा दें तो क्या उस केस में भी कंस्ट्रक्टर बनाना लाजमी है अगर हम मेथड यूज कर लेते हैं तो? देखें, सेट जो आप फंक्शन कंस्ट्रक्टर बनाना लाजमी नहीं होता, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर हमारे केसेस में जो है वो एरर रिटर्न करेगा, बट लाजमी नहीं है कि आपके हर क्लास में कंस्ट्रक्टर मिले। अगर किसी क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि पेरेंट्स, कभी पेरेंट की क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो कभी चाइल्ड की क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं होता। तो जब कभी कंस्ट्रक्टर नहीं होता उसका मतलब होता है कि वो आपको बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के रख दिया गया है, ठीक है, ठीक है। तो तो दूसरा लेकिन क्वेश्चन कैसे समझ आ गया, दूसरा क्वेश्चन ये है कि लेट्स से अगर दोनों का कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं है, पेरेंट का भी और चाइल्ड का भी, तो क्या उस केस में भी हमें पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करने की जरूरत पड़ती है विदाउट एम्प्टी पैरामीटर्स? अगर पेरेंट में कोई कंस्ट्रक्टर ही नहीं है, देखिए यहाँ पर तो हम लोग जो है कोई ना कोई वैल्यू अगर अपनी इनिशियलाइज करें टाइप्स के, हमें अलाउ नहीं करती कंस्ट्रक्टर के बगैर, जैसे कि हमने अपनी पहली क्लास में देखा था। बट इन जावा के मेरा नहीं हाल कि आपको कोई इस तरह की एरर आने वाली है, ठीक है। उसमें तो मेरे ख्याल से क्लासेस का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बट कहीं पर जब अगर आप जावा में कर रहे हो तो उसमें लाजमी नहीं है कि आपको कंस्ट्रक्टर का एरर देगा। लेकिन आप जो ये कह रहे हो कि अगर दोनों में ही कंस्ट्रक्टर नहीं है तो आप इनिशियलाइज, फिर वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज होंगे आपकी दोनों क्लासेस। चलें ठीक है, सही है। किसी का कोई क्वेश्चन और? अच्छा, क्लास कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? हमने जो आज चीजें पढ़ी हैं, एक है क्लास स्ट्रक्चरल टाइपिंग की, ठीक है, उसमें हमने कंफ्यूजन की बात की थी, यहाँ पर वो सबको समझ आ गई कि हम प्राइवेट इस वो जो मैंने आपको गिटहब की रेपोजिटरी का भेजा ना, वो जब आप इस पे क्लिक करके उसकी थ्रेड को पूरा रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और जहाँ पर जो हम लोगों ने कंफ्यूजन की बात की थी, एक सेकेंड, ये है टाइप कंफ्यूजन की। तो हमने बोला था कि इसका जो सॉल्यूशन है वो हमें मिल रहा है प्राइवेट, अगर हम अपने वेरिएबल्स को प्राइवेट कर दें या प्रोटेक्टेड कर दें। तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, प्राइवेट क्या है और प्रोटेक्टेड क्या है। तो अगर हम यहाँ पर ये एनिमल की क्लास के फील्ड्स को अगर प्रोटेक्टेड कर दें तो ये अब आपने चेक करना है, प्राइवेट कर दें तो ये किस तरह से बिहेव करते हैं, अगर पब्लिक करें तो ये किस तरह से बिहेव करते हैं। तो ये आपको इसमें दिया हुआ भी है, थ्रेड को भी एक दफा रीड करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। आपने इसको प्रैक्टिस एक दफा कर लेना है, ठीक है, और इस थ्रेड को लाजमी पढ़ लेना जो मैंने ये जो थ्रेड है आपका गिटहब का, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये बता क्या रहा है, ठीक। उसके बाद इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझा हम लोगों ने कि इनहेरिटेंस का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि जब आपकी बेस क्लास एज अ बेस क्लास यूज की जाती है, जैसे एनिमल है, एनिमल के केस में हम लोगों ने बेस क्लास बना ली जिसको पेरेंट क्लास भी बोला जाता है, एक ऐसे फीचर्स के साथ जिसमें कोई जो जो ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो कि सब में बेस सब क्लासेस की सब में अप्लाई हो जाती हैं, जो कि कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे नंबर नेम आ गया और उनकी मूवमेंट आ गई, ठीक है। स्नेक क्या करता है, ठीक, मूव भी करता है, बाइट भी करता है, ठीक है। और हॉर्स भी जो है वो मूव करता है अपनी उसमें, फर्दर आप अपनी एडिशंस कर सकते हो। टंकी आ गया, कैट आ गया, ये आप एक दफा जब रीड करेंगे ना तो जो चीजें हमने इस क्लास में पढ़ी हैं तो वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि
इस तरह से। अच्छा, इनहेरिटेंस के बाद जो है हमारे पास कौन सा आ जाता है, जो आज का टॉपिक है वो एब्स्ट्रैक्शन आ जाता है इनहेरिटेंस के बाद। वो हम लोगों ने देखा कि एब्स्ट्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है कि वो टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन की क्लास टेम्पलेट प्रोवाइड करती है, वो हम लोग वो एब्स्ट्रैक्शन वो टेम्पलेट हम लोग अपनी सब क्लासेस में यूज करते हैं। और जो ऐसे मेथड जो कि एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, उन मेथड की इम्प्लीमेंटेशन लाजमी अपने क्लास में हमने करनी होती है, ठीक है। तो ये एक हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्शन का देखा था। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर की 3 केसेस पढ़ लिए कि कंस्ट्रक्टर बेसिकली होते क्या-क्या हैं और उनके केसेस क्या-क्या हैं, कि अगर पेरेंट में कंस्ट्रक्टर हो और चाइल्ड में ना हो तो किस तरह से बिहेव करेगा, चाइल्ड में हो और पेरेंट में ना हो तो किस तरह से बिहेव करेगा। फिर हमने क्लासेस प्रोटेक्टेड मॉडिफायर्स पढ़े कि मॉडिफायर्स बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज किस तरह से बिहेव होती हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें, पब्लिक है तो क्या होगा, वो प्राइवेट है प्रोटेक्टेड है तो उसके केसेस में क्या होगा। देन हमारे पास आ जाता है, अच्छा, नॉमिनल टाइप्स। क्लास प्राइवेट मॉडिफायर्स भी हमने पढ़ लिए हैं, अब देखते हैं नॉमिनल टाइप्स। नॉमिनल टाइप्स नॉमिनल टाइप्स में अगर आप जो बेसिकली यहाँ पर बात सिर्फ ये हो रही है, ये आ जाती है थोड़ी सी रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर्स। अच्छा, अब बिग एनिमल है, ठीक है, रिहाइनो एक्सटेंड बिग एनिमल है, तो इसके केस में क्या होगा, ये जो नेम है प्राइवेट है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जब हम उसको एक्सेस करना चाहेंगे तो उस पर सेट तो हो जाएगा, एक्सेस करना चाहेंगे तो उस पर एरर देगा। ये वही एग्जांपल्स हैं जो हमने अभी कर लिए हैं, ठीक है। इसी तरह एम्प्लॉय की क्लास में हम लोगों ने इसकी वैल्यू को सेट कर दिया, ये वही एग्जाम्पल, उसी तरह की एग्जाम्पल्स हैं जो भी हमने किए हैं। इसको एक दफा आप सबने गो थ्रू कर लेना है ताकि आपको चीजें इसको क्लियर ना हो। मैम, इसको मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में रख लेते हैं और ये सारे तैयार करके आए। नेक्स्ट जितने भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो सबसे पहले रीड करके आए सारे और अपने अपने जवाब तैयार करके रखें। उनको जो कोई कंफ्यूजन है तो वो यहाँ पे पूछिए। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो जाएंगे वो नॉमिनल टाइप्स पे जाएंगे, क्लास प्रोटेक्टेड मॉडिफायर्स। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों ने ये कर लिए हैं, ठीक है। इसको एक एक दफा गो थ्रू कर लेंगे। मेजर टॉपिक्स हमारा जो आ जाएगा, स्टैटिक प्रॉपर्टीज के बाद इंटरफेसेस आ जाएगा। इंटरफेसेस, ऑप्शनल, फंक्शनल, एरे, क्लासेस, मोस्ट ये इंटरफेसेस के टॉपिक्स हम लोग कोशिश करेंगे कि स्टेप 24 तक नेक्स्ट क्लास में हमारा कवर हो जाए। तो ये नेक्स्ट क्लास का है, लाजमी जो है वो आपने अटेंड करना है। अच्छा, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो क्लास को हम लोग एंड करते हैं। मैम एक चीज दोबारा कंफर्म कर दें, ये जो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, इज इट नेसेसरी कि उसमें जो हमारे फंक्शंस हैं वो हमने लाजमी हर क्लास के अंदर यूज करने हैं, या इट इज आल्सो पॉसिबल कि हम किसी में ना भी करें तब भी चल जाएगा? आप एब्स्ट्रैक्ट उसकी बात करें, मेथड्स की जी बात जी कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की देखिए, बात करें। एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उनको बनाने का फायदा क्या है? नहीं, मिसाल के तौर पे लेट्स से मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली, उसमें मेथड्स वगैरह मैंने बना लिए हैं। अब लेट्स से उसके अलावा मैं 10 क्लासेस हैं, ठीक है, जो मैंने क्रिएट की हैं। कहने का मकसद ये है कि 10 की 10 क्लासेस के अंदर उसका यूज करना लाजमी है, या किसी में कर लूं या किसी में ना कर लूं, इट्स अप टू मी। नहीं नहीं, अगर आपने वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट किया हुआ है तो आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर सिंपली फुली मेथड है जिसमें कोई एब्स्ट्रैक्शन नहीं है तो आप उसको जो है वो आ जाएगा, आपकी इनहेरिट होके आ जाएगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन लाजमी नहीं आप करें या ना, ठीक है। नहीं नहीं मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्सटेंड करना लाजमी है एब्स्ट्रैक्ट को, वो ऑब्वियसली उसको एब्स्ट्रैक्ट तो बना उसका लिए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो इंस्टेंस कॉल ही नहीं होता ना। आप तो उसका इंस्टेंस क्रिएट ही नहीं कर सकते हैं, तो इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकेंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको यूज कैसे करेंगे फिर आप? मैं फिर नहीं तो मैं आप ये नहीं पूछता, मैं ये कह रहा हूँ लेट्स से मेरे पास कोई एक ऐसी क्लास है जिसमें मैं उसकी प्रॉपर्टीज को यूज ही नहीं करना चाह रहा, ठीक है, तो उससे कोई एरर तो नहीं आएगा, ये मेरा क्वेश्चन है। उससे एरर नहीं आएगा, लेकिन आपका वो जो मेथड है वो उसकी चाइल्ड क्लास में ऑटोमेटिकली इनहेरिट लाजमी होगा। उसके बाद अब फिर आपकी ड्यूटी है उसको कैसे हैंडल करते हैं। अब ये डिपेंड मतलब मैं करता है एक्सटेंड अपने को नहीं उसके भी करता मेथड को तब भी। वो इनहेरिट हो जाएगा, अगर मैं एक्सटेंड नहीं जी भी नहीं, करता। वो लाजमी होगा। ठीक हो गया। एनीथिंग एल्स? मैम मेरा टॉपिक तो समझ आ गया, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है। जी जी मैम ये जो फाइनल पेपर की बात कर रहे हैं मैम, उसके बारे में काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं, उसको थोड़ा सा गाइड कर दें कि कैसा होगा, एमसीक्यूज टाइप होगा और बाकी जो भी चीज़ें होंगी। देखें, जो क्विजेज है फाइनल आपका पेपर वही है जो क्विज है जिसकी हम लोगों ने पूरा
क्वार्टर में तैयारी की थी, मैंने आपको यही बताया था कि आपके क्विजेस बेस जो एमसीक्यूज बेस्ड है वो क्विज होगा। सिंगल एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, मल्टीपल एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, ब्लैंक्स भी हो सकती हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे। और जिन्होंने अभी तक नहीं दिया वो दे लेंगे कि एक रेड दिन रह गया, ट्यूसडे जो वो अपनी तैयारी करो जल्दी से हाँ लिखो। जी, ट्यूसडे जो है वो लास्ट डेट है। ट्यूसडे के अलावा फिर एक्सटेंड नहीं होगा क्विज, तो मेक श्योर कि आप सब ट्यूसडे से पहले जो है वो अपना क्विज दे दें, जो कि कल का दिन ही बचता है। तो मेक श्योर कि आप सबका क्विज जो है वो कल तक कंप्लीट हो जाए। अब ट्यूसडे नाइट से पहले फिर क्लोज हो जाएगा क्विज। ओके मैम, जज़ाकल्लाह। कल भी स्टैंड क्लास है? हाँ जी, कल भी जो क्लास है वो 9 बजे की क्लास है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी 11 बजे तक एंड हो जाएगी। 2 आवर्स की क्लास है। ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है और तो ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज मैम। सर मज़र, अगर आप मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं, मुझे थोड़ी सी एक ऑफ टॉपिक मुझे कुछ शेयर करना था। टाइप सेशन का मैंने पूछना था। जी, वो आपका क्वेश्चन आ गया था। टाइप सर्शन में जस्ट आप ये वेरीफाई करते हैं कि आपकी वैल्यू ट्रूथ ही है या फॉल्स ही है। उसमें कोई ज़्यादा मसला नहीं है, उसमें आपको जस्ट बूलियन ही चाहिए होता है। उसकी जो रिटर्न टाइप होती है वो बूलियन होती है, राइट? आपको उसको टाइप कास्टिंग के ज़रिए कन्वर्ट करना पड़ेगा जहाँ पे भी आपको ज़रूरत हो। ओके, थैंक यू। अच्छा सर मजहर भी आपने एक बात की थी कि जो भी हम एब्स्ट्रैक्ट बना लेते हैं वो ऑटोमेटिकली हर क्लास के साथ एक्सटेंड हो जाता है। तो अगर वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाता है तो फिर हमें स्पेसिफिकली एक्सटेंड का कीवर्ड यूज करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये एक्सटेंड हम ऐसा है, जितने भी हम ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो सारे ये इकट्ठे मिलके चलते हैं। लाइक यहाँ पे आप एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करें, वहाँ पे इनहेरिटेंस भी यूज़ कर रहे होंगे। तो मीन्स कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है? ये जो सबसे बड़ी क्लास होगी, लाइक जो सबसे टॉप लेवल के ऊपर क्लास होगी, पेरेंट क्लास होगी, वो उसी को आप एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है? उसके बाद उसके चार्ज बना के उसको अपनी मर्जी से यूज़ कर लेते हैं। ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपका डेटा महफूज रहे या आपका ब्लूप्रिंट महफूज रहे, उसमें कोई चेंजेस ना कर सके। लाइक आप एक इनहेरिट कर लेते हैं, फिर उसमें आप आगे जाकर कंसेप्ट और भी पढ़ेंगे, तो उसमें हम ओवरराइडिंग करते हैं और भी ओवरलोडिंग करते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें, तो वो कहीं अफेक्ट ना कर दें लाइक पेरेंट क्लास को। उसका फिर दूसरा जो अगला चाइल्ड बनाएंगे उसमें भी फिर वो इफेक्ट आएगा। तो इस इफेक्ट से बचने के लिए फिर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लेते हैं, राइट? यानी कि पेरेंट क्लास को, जो पेरेंट क्लास होती है उसको एब्स्ट्रैक्ट बना लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लेते हैं, और उसके बाद हम उसको इनहेरिट करके यूज़ करते रहते हैं चाइल्ड्स के अंदर। चलें ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मेरे ख्याल से एंड करते हैं। ये सर वैसे भी लास्ट मिनट चल रहा है, खत्म होने लगी है मीटिंग। ओके देन, अल्लाह हैव हाफिज। अ गुड टाइम। और जिन्होंने क्विज दे लिया तो वो भी काइंडली कोशिश करें आगे मजीद एडवांस नेक्स्ट स्टेप पढ़ते जाएं।